एपिसोड के शुरुआत में सियोना पियोवल से पूछती है कि क्या वो कोई मार्शल आर्टिस्ट है, जिस पर पियोवल कहता है कि तुम जो सोचना है तुम सोच सकती हो और तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। तो सियोना कहती है कि क्या कोई रीज़न है जिस वजह से आप मुझे बता नहीं सकते हैं कि आखिर आप मार्शल आर्टिस्ट है या नहीं। तो पियोवल कहता है कि क्या तुम हर अनजान आदमी से ऐसे ही बात करती हो। जो सुनकर सियोना के पीछे खड़ा एक आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, अभी जल्दी से लेडी सियोना से माफ़ी मांगो। तो पियोवल कहता है कि माफ़ी मांगो, पर क्यों? पर वो आदमी तो पियोवल को नील डाउन करके माफ़ी मांगने को कह रहा था और अगर वो नहीं करेगा तो उसकी खैर नहीं। पियोवल कहता है कि अगर मैंने नहीं किया तो क्या करोगे? एक लड़की को लेकर अंधे होने की भी एक लिमिट होती है। लगता है कि तुम्हें एक बात नहीं पता है, अपने ओपोनेंट से भिड़ने से पहले तुम्हें उसके बारे में जान लेना चाहिए। और ऐसी बेइज्जती, और वो भी सियोना के सामने। वो आदमी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे मॉक करने की, अभी तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और वो जंप करके हमला करने जाता है जिसे कि पियोवल बड़े आसानी से बस पीछे आकर डॉज कर देता है, जो कि वो आदमी भी देखकर बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये काफ़ी स्मूथली हुआ था और पियोवल बस उतना ही पीछे आया है जिससे कि वो उसके हमले को डॉज कर सके। इससे उस आदमी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह क्लियर स्काई हाउस के थंडरस्टॉर्म स्वॉर्ड टेक्निक को यूज़ करने का फैसला करता है, जो कि एक काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक है। और उसे ये यूज़ करता हुआ देखकर बाकी भी डर गए थे क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है जिससे कि पियोवल की डेथ भी हो सकती है। पर वह आदमी फिर भी हमला करता है और इस बार पियोवल बस अपने बालों को हाथों से थोड़ा साइड करके ही डॉज कर देता है। मतलब सोच सकते हो कि इससे कितनी बेइज्जती उसे महसूस हो रही होगी। पियोवल उसे कोई भाव तक नहीं देता और सियोना की ओर आगे बढ़ने लगता है और वो आदमी बिना रुके बड़े गुस्से में उसके ऊपर लगातार ही हमला करता रहता है, जिसे कि पियोवल बस चलते चलते ही डॉज कर रहा था बिना कुछ किए। पियोवल फिर सियोना के पास आकर पहुंचता है और वो आदमी अभी भी लगा हुआ था उसके ऊपर हमला करने में। तो पियोवल कहता है कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट है, और वो अपने 2 उंगलियों का यूज़ करके ही उसे ज़मीन में पटक देता है। सियोना ये देखकर उसे बड़े रेस्पेक्ट से कहती है कि सर पियोवल, प्लीज़ अपने गुस्से को शांत कीजिए। वो कोई बुरा आदमी नहीं है, वो बस एग्रेसिव हो गया था क्योंकि उसे मेरी चिंता है। तो पियोवल कहता है कि लोगों को अपने एक्शंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही को ही लेनी पड़ती है। तो सियोना कहती है कि आप सही कह रहे हैं, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ जिससे कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। तो पियोवल कहता है तुम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, पर दूसरे आदमी कहते हैं कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जान देकर भी आपके लिए लड़ेंगे। पर पियोवल सोच रहा था कि बुरा नहीं है, वो अपना सब कुछ देने को तैयार है। और अगले सीन में हम पियोवल को सियोना के साथ एक ही बिस्तर पर देखते हैं। सियोना फिर कहते हैं कि प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट को मान लीजिए, आपके स्किल्स को देखते हुए आपको ये काम करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। पर पियोवल कहता है कि मैं सुनने के बाद ही डिसाइड करूँगा। सियोना कहती है कि नाम होसान, थंडर क्लान का यंग लीडर यानी नेक्स्ट लीडर, उसे मार दो। और हमें यह पता चलता है कि उस बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब थंडर क्लान के लीडर ताई ने सियोना और नाम की मैरिज प्रपोजल रखी थी और उन्होंने थ्रेट किया था कि अगर सियोना मना करती है तो वो किंग चंग सेट की मदद करने लग जाएंगे। और अभी 100 फ्लावर मून और एमएक्स सेट इसी वजह से बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। पियोवल कहता है कि मेरा 100 फ्लावर रूम के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो तुमने ज़रूर सोच लिया होगा कि अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूँ तो तुम कह दोगे कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती, क्यों, है ना? सियोना कहती है कि अगर पियोवल नाम को मार देता है तो वो पियोवल के बारे में अच्छी अच्छी बातें उसके आंट को बताएगी और उसे काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड दिलाएगी। तो पियोवल पूछता है कि आखिर उसकी आंट है कौन, और उसे पता चलता है कि सियोना की आंट और कोई नहीं बल्कि जियोंगवा है। यह सुनकर पियोवल कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। उसके बाद सीन फोकस करता है एमेसेक्ट माउंटेन में, जहाँ पर हियो और एक आदमी एमेसेक्ट जा रहे होते हैं और यहाँ का व्यू हियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। वो आदमी फिर कहता है कि सब कुछ मीनिंगलेस होगा अगर वो ये वॉर किंग चंग सेट से हार जाते हैं, और उन्हें पता है कि अगर उन्हें एमे माउंटेन से बाहर निकाल दिया जाता है तो उनका एंड बहुत ही ज़्यादा दुखद होगा। उसके बाद दोनों पहुँच जाते हैं एमेसेक्ट हॉल में, जहाँ पर हम सभी के न्यू लुक्स को देखते हैं। लीडर फिर कहती है कि यह हो ही नहीं सकता है कि वेगाबॉन्ड का एक ग्रुप बिना कुछ लिए अपना खून बहाएगा, तो ज़रूर उन्हें एक्सचेंज में कुछ तो चाहिए होगा। तो हियो कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम लॉसेस बिल्कुल भी झेल नहीं सकते हैं। इसलिए वो 5 लाख गोल्ड यंग का डिमांड करती है।
ये सुनकर वहाँ पर जो मेजर लोग थे वो कहने लगते हैं कि आखिर वो कैसे इतनी बड़ी अमाउंट डिमांड कर सकती है, और वो लीडर को कहती हैं कि उन्हें इसके बात को मानना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसे डिमांड के सामने झुक जाएंगे तो आखिर में जाकर पूरी जियांगू उनके ऊपर हंसेगी। लीडर कहती है कि शांति रखो, झगड़ा मत करो, और वह ह्यो को कहती हैं कि लगता नहीं कि तुम लोगों ने सोचा होगा कि हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। हम इतने पैसों में तुम्हारे जैसे बहुत से ग्रुप्स को हायर कर सकते हैं। तो ह्यो कहती है कि आप कर तो सकती हैं, पर उनमें से कोई भी ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लीडर कहती है कि अगर इसके बाद भी मैं रिफ्यूज़ करती हूँ, तब जाकर ह्यो बताती है कि उनका एक आदमी ऑलरेडी किंगचेंग माउंटेन पहुँच गया है। ये सुनकर लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर दोनों तरफ से खेलने आई हो, और वो अपने अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करती है कि कोई भी खड़ा तक नहीं रह पाता, और ह्यो के मुंह से तो खून भी आने लगा था। लीडर फिर कहते हैं कि सच सच बताओ, क्या तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि मैं तुम्हें 5 लाख गोल्ड ऐसे ही दे दूंगा? सच बात बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ह्यो सोच रही होती है कि MX के लीडर तो एक और ही लेवल पर है, एक ओवर पावर्ड बीस्ट जैसी। ह्यो फिर कहते हैं कि हम लोग वैगाबॉन्ड है, तो हम उन्हीं लोगों का साथ देंगे जो कि हमें 1 रुपया भी ज़्यादा बीड करेगा। लीडर कहते हैं कि तुम्हें अपना कड़वा मुंह बंद रखना चाहिए, और तुम्हारे साथी भी अब यही सारी बातें किंगचेंग में भी कर रहे होंगे, क्यों है ना? पर लीडर ये भी सोच रही होती है कि किंगचेंग सेक्ट हमसे सुपीरियर है, पर हो सकता है कि वो इन्हें हायर कर ले ताकि उनकी जीत पक्की हो जाए, और उन्हें वैगाबॉन्ड्स के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है। पर वो ये भी जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कभी भी शुरू हो सकती है, तो उन्हें जितनी मदद हो सके लेनी पड़ेगी। इसलिए वो इस डील को पूरा करने के लिए जियोंगा को जाने को कहती है। तभी सीन फोकस करता है 2 आदमियों के ऊपर जो कि पूरे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि थंडर क्लान से बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और वो जब भी बिजनेस करने जाते हैं वो थक कर ही लौट कर आते हैं। तो दूसरा आदमी ह्यूंगनिम कहता है कि आखिर वो हमें और कितना चूसेंगे। दूसरे आदमी के बातों से हमें पता चलता है कि थंडर क्लान ग्रेन्स खरीद कर 2 स्टोरेज रूम भर चुकी है, पर वो अभी भी कम दाम में ग्रेन्स खरीदे जा रहे हैं, जैसे कि पिछले जन्म में ग्रेन्स उनके जानी दुश्मन हो। तो ह्यूंगनिम कहता है कि अमीर लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, और ये सब कुछ पियोल देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोरियांग के ऊपर, जो कि बैठकर सोच रहा था कि जैसे कि सब कुछ अच्छा हो रहा हो, पर किंगचेंग एंड MX के बीच में चलना बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, और वो इस सब के बाद रिटायर होने के बारे में भी सोच रहा है। तभी डाउसी वापस आ जाता है, पर वो कहता है कि वो कल ही वापस आने वाला था, पर उसे एक देखा हुआ चेहरा फिर से दिख गया, और वो यहाँ पर पियोल के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में डाउसी ने मोरियांग से बात करी थी। मोरियांग ये सुनकर कहता है कि अच्छा वो लड़का, तुम उससे फिर से कोइंसिडेंटली मिले? डाउसी पूछता है कि क्या वो इसको लेकर चिंता कर रहे हैं, पर उन्हें चिंता करनी नहीं चाहिए क्योंकि यह कोई स्पेशल चीज़ है नहीं। मोरियांग कहता है कि उसे यह बात पता है, पर उसे किसी वजह से चिंता हो रही है। तो डाउसी कहता है कि अगर उसके सेंसेस उसे ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें इसे बिल्कुल भी लाइटली लेना नहीं चाहिए। वो उनके किसी फ्री बैठे हुए मेंबर को पियोल के पीछे लगा देंगे, क्योंकि वो भी पियोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है। तब ह्यो वापस आ जाती है, जो कि जियोंगवा और सियोरेन को लेकर वापस आई थी। एंड मोरियांग पियोल के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि ह्यो तभी जियोंगवा और सियोरेन को लेकर वापस आती है। दोनों को देखकर मोरियांग उन्हें पहले ग्रीट करता है, और वो दोनों भी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मोरियांग फिर कहता है कि क्या MX के ग्रेट डिसिपल्स यहाँ पर आए हैं, तो क्या मैं मान लूँ कि आप लोग इस डील को करने में इंटरेस्टेड हैं? तो जियोंगवा कहती है कि यह सब तो नेगोशिएशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, पर अगर वो अपनी स्पीडू से शेर से उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है तो पूरे ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इसके लिए उन्हें किंगचेंग सेट के साथ वॉर को पोस्टपोन करनी पड़े तब भी। मोरियांग कहता है कि हम इतने के लिए तो पहले से ही तैयार रहते हैं, चलिए आइए टेबल पर कंडीशन की बात करने। और जैसे नेगोशिएशन शुरू होती है, मोरियांग ट्रेडिंग राइट्स को लेने की बात करता है, जो सुनकर जियोंगा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? एक वैगाबॉन्ड्स को एक वैगाबॉन्ड की तरह ही एक्ट करना चाहिए और रिवॉर्ड के तौर पे गोल्ड वगैरह ही लेना चाहिए। और वो ये भी कहता है कि मोरियांग को ज़्यादा ही लालची हो रहा है, पर मोरियांग कहता है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और एक बार जब MX सिचुएन के रूलर बन जाएगी तब तो वो ये कर ही सकते हैं। ये सुनकर जियोंगा गुस्से में टेबल को तोड़ देती है। मोरियांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम ट्रेडिंग राइट्स को छोड़ देते हैं और हमें 5 लाख गोल्ड यंग भी नहीं चाहिए, और हम लोग इस टूटे हुए टेबल के पैसे भी नहीं मांगेंगे, पर इस सब के बदले हमें सेटल होने के लिए वेस्टर्न प्लेटू में एक जगह देनी पड़ेगी।
जियोंगवा कहती है कि क्या वो शुरू से ही इसके पीछे था। मोरियन कहता है कि वो वेगाबॉन्ड से, इसलिए कोई भी सेक्ट उन्हें अपने आसपास रहने देना नहीं चाहती। तो जियोंगवा कहती है कि उनकी सेक्ट भी उन्हें रहने नहीं देगी। तो मोरियन कहता है कि इसलिए ही वो वेस्टर्न प्लेटू में सेटल होने के बाद कर रहा है, जो कि एमए सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा दूर है, और वो ऐसा कुछ तो अलाउ कर ही सकते हैं। जियोंगवा सोचने लगती है कि वो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि आगे जाकर वो एक बर्डन बन जाए। पर वो ये भी सोचते हैं कि वह उन्हें एक मीट शील्ड की तरह यूज़ कर सकती है, जिससे उनके फोर्स भी कम हो जाएगी, तो उनके ज़्यादा लोग भी बचे हुए नहीं होंगे। तो उन्हें सेटल होने के लिए एक जगह देना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर वो कभी भी प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें तुरंत ही मार देंगे। और इसलिए जियोंगवा सोच समझकर इस डील पर हाँ कर देती है, जिसे मोरियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि किंगचेंग सेट के साथ ये सारी बातें करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मोरियन फिर कहता है कि उन्हें अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, पर जियोंगवा कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एमए सेट कभी भी अपने बातों पर नहीं मुकरती। उसके बाद दोनों ही जाने लग। तो मोरियन कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पर एक दिन रह सकते हैं, वो उनके रहने की व्यवस्था कर सकता है। पर जियोंगवा कहती है कि वो 100 फ्लावर रूम्स के वहाँ पर रहेंगे, जिसके यंग मास्टर उसके भतीजी है। तभी हियो अचानक के भागते हुए मीटिंग के बीच में आ जाती है, जो देखकर मोरियन पूछता है कि क्या हुआ, आखिर वो किस वजह से बिना पूछे अंदर आ गई है। तो हियो कहती है कि बात ही कुछ ऐसी है कि थंडर क्लान का यंग मास्टर नाम होसान को मार दिया गया है। मोरियन पूछता है कि क्या उस असिस्टेंट को पकड़ लिया गया है। तो हियो कहती है कि अभी तक तो नहीं, पर थंडर क्लान श्योर हो चुकी है कि यह सब किंगचेंग सेक्ट ने ही किया है। और उसके बाद हम थंडर क्लान के लीडर ताई को देखते हैं, जो कि बिना अनाउंस के अपने पूरे फोर्स को लेकर किंगचेंग सेक्ट आ चुके हैं। और उन्हें देखकर किंगचेंग के लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्या काम हो सकता है कि वो ऐसे अपने पूरे फोर्स को लेकर आए हैं। तो फिर किंगचेंग के लीडर सामने आते हैं और कहते हैं कि बताइए बात क्या है, आखिर आप यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। तो ताई कहते हैं कि यह बात तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो सुनकर लीडर कहते हैं कि पूरी बात बताइए, और आखिर आप इस कॉफिन को लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं। तो ताई कहते हैं कि इस कॉफिन के अंदर मेरे डिसिपल नाम होसान की बॉडी है। लीडर कहते हैं कि उन्हें ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा, पर आखिर वो ये सब क्या कर रहे हैं, और आखिर उनके सेट को इससे क्या लेना देना। ताई गुस्से में कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और वह कॉफिन को खोलकर दिखाते हैं, और हम देखते हैं कि होसान के बॉडी में किंगचेंग सेट की सीक्रेट टेक्निक 72 स्वॉर्ड वेब्स का निशान है। और ये देखकर लीडर भी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि ये है तो 72 स्वॉर्ड वेब्स के निशान ही। ताई फिर कहते हैं कि क्या वह अभी भी एक्सक्यूज देते रहेंगे कि उनके डिसिपल की डेथ नहीं हुई है उनके सीक्रेट टेक्निक की वजह से। और वो ये भी कहते हैं कि इसका बस एक ही मतलब है कि इसका कल्प्रिट किंगचेंग सेक्ट है। ताई ये कहने के बाद ही सोचने लगते हैं कि वह 100 फ्लावर रूम के साथ शादी के थ्रू एमए सेट को सपोर्ट देने का सोच रहे थे। तो शायद हो सकता है कि किंगचेंग को इसके बारे में पता चल गया हो और उन्होंने पहला वार कर दिया। पर लीडर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि लीडर ताई आप पहले शांत हो जाइए। पर ताई कहते हैं कि आखिर वो कैसे शांत हो सकते हैं जबकि उनका डिसिपल किंगचेंग सेट के सीक्रेट टेक्निक से मारा गया है। लीडर कहते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर वो इसे काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। पर ताई किसी के भी बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि सबूत बिल्कुल उनके सामने है, तो प्रूफ क्या चाहिए। तभी पीछे से सीनियर ब्रदर बड़े गुस्से में आगे आते हैं और कहते हैं कि आखिर ताई ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं जबकि वो यहाँ पर अनअनाउंस्ड आए हैं। लीडर उन्हें रुकने को कह तो रहे थे, पर सीनियर ब्रदर नहीं रुकते और ताई के ऊपर थंडरस्टॉर्म पाम का यूज़ करते हैं, जिससे कि ताई रोक नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं और वो थोड़ा घायल भी हो गए थे। सीनियर ब्रदर फिर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है हमारा स्क्वाड कोई आलतू फालतू स्क्वाड है जहाँ पर तुम आके कुछ भी इल्ज़ाम लगा दोगे लोगों के ऊपर कि हमने तुम्हारे लोगों को मारा है। लीडर आगे आकर सीनियर ब्रदर को रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर वो ऐसा हमला क्यों कर रहे हैं। तो सीनियर ब्रदर कहते हैं कि अगर हम उन्हें ऐसे अटेंशन दे देंगे तो हम लोग यहाँ पर पूरे हंसी के पात्र बन जाएंगे और उन्हें जल्द ही न्यूट्रलाइज करने के बाद उन्हें असली बात क्या है वो पता चल जाएगी। और वो ये कहकर जाने लगते हैं। लीडर सोच रहे होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, काफ़ी गुस्सेल और रेकलेस हो गया है। पहले वो काफ़ी गुस्सेल तो था, पर वो कभी रेकलेस नहीं था। फिर वो ताई की ओर देखते हैं जिनकी हालत थोड़ी बिगड़ने लगी थी। ताई कहते हैं कि क्या किंगचेंग सेट पहले से एम कर रही थी कि अगर किसी भी दिन किसी भी तरीके से किसी ने ऑब्जेक्शन देने की कोशिश करी तो वो उसे ऐसे ही ऑपरेस कर देंगे। और वो ये सब कहते हुए ही बेहोश हो जाते हैं। लीडर फिर अपने आदमी को कहते हैं कि लीडर ताकि उठते ही उनसे बात करो
पर उससे पहले उन्हें यहाँ पर रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था करो। और फिर वो अपने दूसरे आदमी चियोंगयोप को कहते हैं कि उसे चेंगडू जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और चियोंग चेंगडू जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि क्या किंगचेंग सेक्ट ने सच में नाम होसेन को मारा है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स को इजीली फेंक किया नहीं जा सकता, और मार्शल आर्ट्स जितने सुपीरियर होता जाता है उनके ट्रेसेस उतने ही अलग होते जाते हैं, और 72 स्वॉर्ड वेब्स के ट्रेसेस को इमिटेट किया नहीं जा सकता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि किंगचेंग सेक्ट ने ही नाम होसेन को मारा हो। और अगर चीज़ें इसी रेट से चलती रहती हैं तो एंटायर चेंगडू में ही खून की नदियाँ बहने लगेंगी। उसके बाद हम प्योवल को देखते हैं जो कि एक टेबल पर बैठा हुआ था, और सियोना आकर उसे पूछती है कि आखिर उसने ये क्या किया है। तो प्योवल कहता है कि वो क्या कहना चाहती है। तो सियोना कहती है कि आखिर उसने कैसे थंडर क्लान के नाम होसेन को मारा है, कि थंडर क्लान को लग रहा है कि इसका कल्प्रिट किंगचेंग सेक्ट है। तो प्योवल कहता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता। तो सियोना कहती है कि तो क्या तुमने उसे नहीं मारा है। तो प्योवल कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है कि आखिर किलर कौन है, ज़रूरी यह है कि वो मारा गया है। और वो ये कहने के बाद ही सियोना को किस करने जाने लगता है। सियोना पूछ रही होती है कि आखिर प्योवल ने कैसे थंडर क्लान के नाम होसेन को मारा है, पर प्योवल कहता है कि इसे क्या ही फर्क पड़ता है कि किलर कौन है और उसने कैसे मारा है, ज़रूरी यह है कि वो मारा गया है। और वो ये कहकर सियोना को किस करने जा ही रहा होता है कि सियोना अपना चेहरा साइड कर लेती है, और फिर वो कहती है कि अब से वो कुछ दिनों तक प्योवल से सही से मिल नहीं सकती, क्योंकि उसके कुछ ज़रूरी गेस्ट आ रहे हैं। तो प्योवल पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो सियोना कहती है कि एमएक्स सेक्ट की फर्स्ट डिसिपल और उसकी आंट जियोंगवा, और वह उनके साथ उनके जूनियर सिस्टर यानी सियोलरेन को भी लेकर आई है। सियोना कहती है कि जियोंगवा की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा फंसी है, मतलब उन्हें खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए सियोना का खुद ही पर्सनली जाना पड़ेगा उन्हें अटेंड करने। प्योवल पूछता है कि आखिर जियोंगवा यहाँ पर क्या कर रही है। तो सियोना बताती है कि वो यहाँ पर एक वेगाबॉन्ड ग्रुप ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को हायर करने आई थी, और उसने सुना है कि ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स एक पावरफुल वेगाबॉन्ड का ग्रुप है और उनका लीडर भी बड़ा इंटेलिजेंट है। प्योवल वहीं पर सोच रहा होता है कि जियोंगवा अभी चेंगडू में है, पर वह पूछता है कि वह यहाँ पर कितने दिनों तक रहेगी और कभी वापस जाएगी। तो सियोना कहती है कि उसे लगता है कि वह यहाँ पर कुछ समय तक तो रहेगी, और उसे अपने आंट से तो मिलना अच्छा लगता है, पर जियोंगवा के जूनियर यानी सियोलरेन को वह बिल्कुल भी देख नहीं पाती। उसे देखते ही सियोना को चिढ़ होने लगती है। सियोना फिर बाय कहकर चली जाती है, और प्योवल सोच रहा होता है कि क्या सियोना का जूनियर मतलब वो लड़की है। वो काफ़ी शांत दिमाग की काफ़ी चालाक लड़की है, तो उसे लग रहा है कि उसके मुलाकात फिर से उस लड़की से होगी चेंगडू में। और हाँ, प्योवल को नहीं पता है कि उसका नाम सियोलरेन है। प्योवल ये भी सोच रहा होता है कि किंगचेंग सेक्ट में अभी उधम मच चुकी होगी, क्योंकि नाम होसान मर चुका है। लगता है कि उसे यहाँ पर थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जब प्योवल ने फैंटम ब्लेड्स का यूज़ करके नाम होसान को मारा था, और हम देखते हैं कि उसी जगह पर अभी चियोंग आया हुआ था इन्वेस्टिगेट करने। चियोंग कहता है कि तो थंडर क्लान का यंग लीडर को यहाँ पर ही मारा गया था। उसके साथ यहाँ पर एक और लड़का भी आया हुआ है जो कि उसका जूनियर है, जो कि कहता है कि मैंने पहले जो देखा था ये उसे बहुत ही ज़्यादा रफ है, पर विदाउट ए डाउट ये ट्रेसेस उनके ही सेट के 72 स्वॉर्ड वेब्स के ही हैं। जियोंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह काम किसी आउटसाइडर का हो जिसने सीख कर यह काम किया है। वो लड़का कहता है कि वो भी यही सोचना चाहता है, पर एक आउटसाइडर के लिए सीखना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि उनके सेक्ट के भी बस कुछ ही लोगों को पता है। पर जियोंग कहता है कि एक बार इसके ट्रांसक्रिप्ट लीक हो गई थी, पर उसमें बस इसका स्वॉर्ड मूवमेंट्स ही थे। तो अगर किसी ने किंगचेंग सेट के कल्टीवेशन टेक्निक को नहीं सीखा है तो कोई भी 72 स्वॉर्ड वेब्स के आधे पावर को भी यूज़ नहीं कर सकता। जियोंग कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यह कोई सेक्ट हो। तो वह लड़का कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि अगर ये एक सेक्ट हुआ तो वो कल्टीवेशन टेक्निक को रिवर्स इंजीनियर करके इसे क्रिएट कर सकते हैं। पर इसकी जितनी एफिशिएंसी है, कोई आखिर इतना एफर्ट क्यों लगेगा एक ऐसी टेक्निक को सीखने में जितने में वो खुद का एक मार्शल आर्ट क्रिएट कर सकता है। पर इतना कुछ सोचने के बाद भी उन्हें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा कि आखिर क्राइम सीन में क्या हुआ था और किसने किया है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ पर पहले फिगर आउट करेंगे कि आखिर असैसिन यहाँ पर अंदर कैसा आया था और उसके यहाँ पर कुछ ट्रेसेस मिलते हैं या नहीं। और जियोंग को यह आइडिया ठीक लगता है, पर वो ये भी सोच रहा था कि एक असैसिन क्या इतना कुछ कर सकता है।
और उसे शक होने लगता है कि कहीं यह वो तो नहीं जिसने गुस्से को 7 साल पहले मारा था, पर वो तो ये भी जानता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद आज की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है और वो सभी वापस जा रहे होते हैं और वो इतने लोग हैं कि वो लड़का सोच रहा था कि उन्हें कोई यहाँ पर होटल मिलेगा भी या नहीं, पर जियोंग कहता है कि वो यहाँ पर किसी होटल में नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं गोल्डन हेवन क्लान में जो कि उनका एलआई है, तो वो उनके वहाँ पर ही रुकेंगे। वो तभी आगे जा ही रहे होते हैं कि उनका सामना एमएक्स सेट के जियोंगवा और सियोलेन के साथ होता है और दोनों साइड के लोग ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। जियोंग कहता है कि एबेस जियोंगवा, तुमसे मिलकर बहुत दिन हो गए हैं, पर जियोंगवा पूछती है कि आखिर वो सभी यहाँ पर किस चीज़ में अपना मुंह मारने के लिए आए हैं और उसका निकनेम है स्वॉर्ड्समैनशिप स्कॉलर, तो उसे माउंटेन्स में ही रहना चाहिए। तो रिप्लाई में जियोंग कहता है कि तुम फिर एबेस जियोंगवा यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो माउंटेन में रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर लगता है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ करने का भी समय मिल गया है। जियोंगवा गुस्से में कहती है कि चुप रहो, फालतू बातें मत करो। जियोंग आगे कहता है कि उसे अपनी गलती के लिए दूसरों पर गुस्सा करना नहीं चाहिए, आखिर वो कैसे एक वॉर को स्टार्ट करने के बाद खुद को एक हाई ग्राउंड पर रख सकती है। और वो ये भी कहता है कि वो तो जियोंगवा के साथ डील करते हुए पूरा थक चुका है। सियोलेन तभी कहती है कि एल्डर सिस्टर, हमें अभी वापस चलना चाहिए, पर जियोंगवा कहती है कि चुप रहो, आखिर मैं कैसे इन किंगचेंग के बास्टर्ड से डरकर पीछे हट सकती हूँ। जियोंगवा फिर जियोंग को कहती है कि क्या उसने थंडर क्लान के यंग लीडर को मारा है, ये जानते हुए कि उसके साथ ही 100 फ्लावर रूम के साथ हो रही है। आगे वो ये भी कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई है ये जानकर कि आखिर कैसे किंगचेंग ने इतनी जल्दी अपनी इंसानियत छोड़ दी है। जियोंग कहता है कि आखिर वो ये सब कैसे कह सकते हैं जबकि उन्होंने 7 साल इन्वेस्ट किया था उनके सेट के गुस्से को मारने के लिए, आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हो रही है ये सब कहने की। सियोरेन ये सब देखकर सोच रही थी कि उसे लग ही रहा था कि ये सब आगे जाकर ऐसे ही ख़त्म होगा, पर वो ये सोच रही थी कि आखिर सब कुछ गलत कैसे हो गया। उन्हीं लोगों ने सब कुछ शुरू किया था, पर उन्होंने ये सोचा नहीं था कि आसासिन सच में ही गुस्से को मार देगा। पर वो आसासिन अभी कब का मर चुका है, पर वो सभी अभी भी उसके उंगलियों में ही नाच रहे हैं। तभी उसे लगता है कि उसे कोई देखते हुए जा रहा है और वह पूरी अलर्ट हो जाती है, पर वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये कौन है। और हम देखते हैं कि उसके पास से कोई निकलता है जिसने अपना मुंह ढका हुआ था। सियोलेन सोच रही थी कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। फिर वह आदमी दूर जाकर अपना मास्क हटाता है और यह पियोवोल ही था। पियोवोल कह रहा था कि उसके सेंसेस हमेशा की तरह ही काफ़ी शार्प हैं, पर वो ये भी सोच रहा था कि उसे कुछ भी करके इन लोगों को एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और ये स्टार्टिंग उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और उसके बाद पियोवोल सीधा जाता है ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के पास। पियोवोल को देखकर हियो कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद पियोवोल उनके साथ खाना खाने बैठता है और फिर मूरियंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है। मूरियंग फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और ऐसा लगता है कि हमारा मिलना किस्मत में था, तो चलो एक फीस्ट यहाँ पर करते हैं। मूरियंग आगे कहता है कि हियो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसे लगा कि उसे एक बार तो उससे मिलना ही चाहिए। और वो अभी जब पियोवोल को अपने सामने देख रहा है, वो कह सकता है कि पियोवोल कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऑल्दो पियोवोल यहाँ पर अपने इंटेंस ऑरा को कॉन्सील करने की पूरी कोशिश कर रहा है अपने इस फ्लासी एटायर के पीछे, पर वो सब कुछ हाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें से जो एनर्जी लीक कर रही है ये काफ़ी एबनॉर्मल है। तो हियो कहती है कि मैंने कहा था ना वो काफ़ी एक्सेप्शनल है। मूरियंग फिर कहता है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, मैं तुम्हें हमारे ब्लैक क्लाउड कोर्स में रिक्रूट करना चाहता हूँ। लोग हमें एज ए वेगाबॉन्ड ग्रुप देखते हैं, पर मेरा सपना कुछ और है। और वो कहता है कि वो ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को एक नामचीन सेक्ट बनाना चाहता है और ये करने के लिए उसे जितने कैपेबल हो सके उतने लोग चाहिए। और वो पियोवोल को इसके लिए कुछ भी देने को तैयार है, अगर वो चाहता है तो वह हियो को भी उसे दे सकता है। ये देखकर हियो कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, तो मूरियंग कहता है कि तुम चुप रहो। और ये सब कुछ डाउसी खाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हियो ने अभी जैसे रिएक्ट किया जैसे कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर अभी उसे देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पर अभी देखना कि पियोवोल कैसे आंसर करता है। और तभी पियोवोल कहता है कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है, जो सुनकर डाउसी खांसने लगता है और सभी उसे ही देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि माफ़ करना, खाना थोड़ा गले में लग गया था। मूरियंग फिर कहता है कि अब जब तुमने ऑफर को ठुकरा ही दिया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें ऑफर में क्या अच्छा नहीं लगा या फिर तुम्हें हियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो पियोवोल कहता है कि सब कुछ,
मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैं उस खाने में कभी अपना हाथ नहीं डालूंगा जो कि आगे जाकर मेरा पेट खराब कर देगी। ये सुनकर हियो पूरे शौक में थी कि आखिर कैसे प्योवल उसे रिजेक्ट कर सकता है। और तभी वहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है और थोड़ी देर बाद मूरियंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बस एक मजाक था, आखिर तुम एक सीरियस चेहरा क्यों बना रहे हो? फर्क नहीं पड़ता कि तुम हियो को कितना ही क्यों ना चाह लो, क्योंकि मैं तुम्हें यह बता नहीं सकता हूँ कि आखिर वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऑकवर्ड साइलेंस के बाद मूरियंग जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि वो हियो को कितना क्यों ना चाह ले, वो कभी हियो को उसे नहीं दे सकता, क्योंकि वो बता नहीं सकता है कि आखिर हियो उसके लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और फिर वो प्योवल को एक एडवाइस देता है कि उसे आगे से कोशिश करनी चाहिए कि जैसे उसका सामना कभी दोबारा ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के साथ ना हो जाए, क्योंकि उसे तो पहले बात करना पसंद है पर उसका टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पहले एक्शन करना पसंद करते हैं। प्योवल फिर कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर एक दिन रास्ते में चलते हुए अचानक ही तुम्हारा सर कटकर जमीन में गिर जाता है तो समझ लेना कि यह काम मैंने ही किया है। और ये सुनकर जैसा मूरियंग का गला ही सूख गया था। पर प्योवल तभी कहता है कि मजाक था भाई मजाक, आखिर तुम इतना सीरियस चेहरा क्यों बना रहे हो? उसके बाद सीन फोकस करता है गोल्डन हेवन क्लान के ऊपर जहाँ पर जियोंग बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और जियोंग उसे एमएक्स के मूवमेंट्स के बारे में पूछता है। वो लड़का कहता है कि एमएक्स 100 फ्लोर रूम के अंदर जाने के बाद एक बार भी बाहर नहीं निकली है, पर उसने कुछ डिसिपल्स को 100 फ्लोर रूम के आसपास छोड़े हुए हैं अगर बाई चांस कोई ज़रूरत पड़े तो। जियोंग फिर कहता है कि और अभी ज़रूरी यह है कि उन्हें किसी भी हाल में यह ढूंढना पड़ेगा कि आखिर थंडर क्लान के यंग लीडर को किसने मारा है, क्योंकि तभी जाकर उन्हें असली सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता चल पाएगा और वो ज़रूरी काउंटर मेजर्स ले सकेंगे। वो लड़का कहता है कि उसे भी इसके बारे में पता है, इसलिए वो इग्नोरेबल क्लान से कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उन्हें बैकवाटर्स के मूवमेंट्स के बारे में सबसे अच्छा पता है और वो श्योर है कि उन्हें पता होगा कि उस दिन थंडर क्लान में कौन आया था, क्योंकि उनकी आंखें पूरी सिचुएशन में फैली हुई है। जियोंग कहता है कि अगर हो सके तो वह उन्हें यूज ना करना ही चाहेगा, पर वो इसका फैसला उस लड़के के ऊपर छोड़ता है। तो वह लड़का कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। उसके बाद जियोंग बैठे बैठे सोच रहा था कि उसने जितना सोचा था उससे ज़्यादा सेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे कि थंडर क्लान, गोल्डन हेवन क्लान और अभी 100 फ्लावर रूम। पर अगर असासिन जल्दी पकड़ा नहीं गया तो क्या पता कि आगे जाकर क्या क्या हो जाए। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कमरे के ऊपर नजर रखे हुए था, पर वो अभी अंदर किसी को भी सेंस नहीं कर पा रहा और हमें पता चलता है कि यह है प्योवल जिसके ऊपर नजर रखा गया है। पर अभी यह आदमी माउंट एक सिंगल ब्रेथ को भी सेंस नहीं कर पा रहा, पर वो श्योर है कि उसने प्योवल को अंदर जाते हुए देखा था। उसके बाद वो ये खबर एक सिग्नल की मदद से 3 लोगों को बताता है और वहाँ से एक स्पाई निकलकर ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के वाइस कैप्टन यांग उजियोंग के पास आता है। स्पाई कहता है कि फर्स्ट क्लास सर्विलेंस टारगेट ने पूरी रात कोई भी मूवमेंट नहीं करी है और क्योंकि सूरज जब निकलने वाला है उन्हें शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज सर्विलेंस करनी पड़ेगी। उजियोंग कहता है कि कैप्टन उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो वो सबको कह देने को बोलता है कि बिना गार्ड को ड्रॉप करे उसके ऊपर नजर रखे और वो स्पाई निकल जाता है। उजियोंग कहता है कि उसे अभी काम पर वापस जाना चाहिए और वह किंगचन माउंटेन के मैप के ऊपर फोकस करने लगता है और उसने जितना सोचा था किंगचन माउंटेन के ये 3 गेट्स उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं और इन गेट्स में ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स अपने पावर को पूरा यूज़ नहीं कर सकती। उन्हें किंगचन के लोगों को खींचकर गेट्स के बाहर लाना पड़ेगा ताकि वो अपने 200 घोड़ों को इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। पर ये कैसे करना है यही अभी सोचना पड़ेगा। पर तभी उसे लगता है कि उसके ऊपर कोई है और वो डैगर्स ऊपर फेंक कर मारता है, पर ऊपर कोई भी नहीं था और उसे लगने लगता है कि क्या वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, पर उसे लगा था कि ऊपर कोई तो था। पर तभी हम प्योवल को देखते हैं जो कि छुपकर उजियोंग के पीछे आ चुका था। उसके बाद तभी सीन फोकस करता है 100 फ्लावर रूम के ऊपर जहाँ पर जियोंग सियोलरेन को बात करने बुलाई थी और वो सियोलरेन को कहती है कि जैसे ही कल सूरज की पहली किरण निकले वो एमे माउंटेन में वापस चली जाए। सियोलरेन ये सुनकर पूछती है कि आखिर आपका मतलब क्या है, तो जियोंगुआ कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं बचा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम लीडर के पास जाओ, उनका साथ दो। पर सियोलरेन कहती है कि लीडर ने उसे ऑर्डर दिया है उसे असिस्ट करने को। जियोंगुआ कहती है कि ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के साथ उनका नेगोशिएशन सफल रहा है तो वो अभी वापस जा सकती है। पर सियोलरेन कहती है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर चेंगडू में उनकी और किंगचन सेट के बीच में कभी क्लास शुरू हो जाए तो उसे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा
पर जियोंगवा कहती है कि जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो प्रॉब्लम क्या ही हो सकती है, और अगर कुछ भी ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो मैं ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को एक मीट शील्ड की तरह यूज़ करूँगी, इसलिए मैं जो कह रही हूँ अब ये वही करो। सियोरेन कहती है कि अगर वो ऐसा ही चाहती है तो वो यही करेगी, और वो सियोरेन को कल सुबह ही निकल जाने को कहती है। उसके बाद जब जियोंगवा अकेली बैठी हुई थी, सियोना वहाँ पर कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। जियोंगवा पूछती है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। सियोना कहती है कि उसे लगा कि जियोंगवा को यहाँ पर बहुत अकेला महसूस हो रहा होगा, तो वह यहाँ पर उसे कंपनी देने आ गई है। पर सियोना के चेहरे को देखकर जियोंगवा कहती है कि उसका चेहरा काफ़ी ग्लो कर रहा है, क्या वह भी किसी को डेट कर रही है। यह सुनकर सियोना शर्माने लगती है और कहती है कि शायद कर रही है, और वो काफ़ी कामकाजी है। सियोना फिर कहती है कि उन्हें तो पता ही होगा कि थंडर क्लान का यंग लीडर मारा गया है, और वो जिसे डेट कर रही है हो सकता है कि उसने ही नाम होसन को मारा हो। जियोंगवा पूछती है कि क्या वो श्योर है कि उसने ही नाम होसन को मारा है, तो सियोना कहती है कि वो पूरा श्योर तो नहीं है पर उसे शक है, पर इसे प्रूफ करने का उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। पर अगर उसे पता चलता है कि उसने ही यह किया है तो वो उसे लेकर जियोंगवा के पास आएगी, पर वो उसका नाम जानना चाहती है। पर अचानक ही तभी कोई जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर दोनों भागकर वहां पर जाते हैं, और वो देखते हैं कि ये थे कुछ डिसिपल्स जो के चिल्ला रहे थे, क्योंकि एक डिसिपल्स गोंग सियोन को किसी असैसिन ने मार दिया है, और उन्हें शक है कि यह काम किंग चैंग सेक्ट ने ही किया है। और ये देखकर जियोंगवा भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अगले दिन इस डेथ के बाद वूजियोंग मूरियंग को बताता है, और ये डायरेक्ट डिसिपल थी जियोंगवा की, जो कि एमएक्स सेट की जरूरी मेंबर हो सकती है, पर उसे 100 फ्लोर रूम के अंदर आकर ही मार देना ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। मूरियंग कहता है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने गलत साइड को तो चूज नहीं कर लिया। वूजियोंग कहता है कि यह सब उनके लिए अच्छा ही हो रहा है, वो जितना ज्यादा टूट जाएंगे उतना ही उनके ऊपर रिलाई करने लग जाएंगे। पर यह काफी चिंताजनक बात है कि एक ऐसा असैसिन सिचुएशन में भी रहने लगा है, क्योंकि 7 साल पहले ब्लड शैडो ग्रुप के खत्म होने के बाद उसके बाद कोई भी असैसिन का ग्रुप सिचुएशन में पैर रखने की हिम्मत नहीं करा है। मूरियंग कह रहा होता है कि आखिर ये कौन कर सकता है, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता है कि किंग चैंग जैसे एक प्रेस्टिजियस सेक्ट ऐसा कुछ करेगी। वूजियोंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई थर्ड पार्टी हो, और मूरियंग के दिमाग में पियोवल के बात आने लगती है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर चलते चलते उसका सर अचानक ही कट जाए तो वो समझ जाए कि यह काम उसका ही है। मूरियंग वूजियोंग से पूछता है कि क्या माउन से उन्हें कुछ रिपोर्ट मिली है। वूजियोंग कहता है कि अगर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जिसके ऊपर माउन नजर रख रहा है, तो माउन ने कहा कि वो 4 दिनों से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला है, और माउन इस मामले में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। मूरियंग पूछता है कि क्या वो श्योर है कि यह काम उसने नहीं किया है। वूजियोंग कहता है कि लगता नहीं कि उसने कुछ किया है। मूरियंग फिर कहता है कि अभी के लिए माउन को उसके ऊपर नजर रखना बंद कर देने को बोलो, और फोकस करने को बोलो कि आखिर किंग चैंग के लोग क्या कर रहे हैं, और उसे बोलो कि किंग चैंग के ऊपर नजर रखने को कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद मूरियंग जाता है जियोंगवा से मिलने। जियोंगवा उसे बताती है कि उनके एक डिसिपल को असैसिनेट कर दिया गया है, तो मूरियंग कहता है कि उसे इस बात का काफी ज्यादा दुख है। जियोंगवा कहती है कि उसने मूरियंग को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मूरियंग यहाँ पर आकर खुद ही घाव को देख सके। उसे पहली बार देखकर ये जख्म काफी ज्यादा नॉर्मल लगे थे, पर वो देखते ही समझ पाएगा कि आखिर उसने क्यों बुलाया है। और मूरियंग जैसे ही घाव को देखता है वो समझ पाता है कि यह काफी थिन और शार्प है, तो यह कोई सोड या फिर कोई डाव नहीं हो सकती। हो सकता है कि यह कोई सिल्वर वायर हो, पर एक सिल्वर वायर कितना ही शार्प क्यों ना हो, वो स्किन को ऐसे काट नहीं सकता। जियोंगवा पूछती है कि क्या उसने से जख्म पहले भी देखे हैं, जिस पर मूरियंग मना करता है। जियोंगवा कहती है कि वह इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी उसने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। क्या उसे किसी पर शक है जो कि ऐसा कर सकता है। मूरियंग सोच रहा था कि नहीं, यह नहीं हो सकता, और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हारा जवाब मेरे पास नहीं है। जियोंगवा पूछती है कि मूरियंग की पूरी फोर्स यहाँ पर कब तक आ सकती है। मूरियंग कहता है कि 2 दिन के अंदर, पर किंग चैंग सेक्ट अलर्ट पर आ जाएगी अगर उनकी कैवलरी यहाँ पर चेंगडू में आ जाती है। जियोंगवा कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उन्हें एक ही झटके में ख़त्म करना चाहती है। मूरियंग कहता है कि क्या वो सामने से जाकर हमला करने का सोच रही है, जिस पर जियोंगवा कहती है कि मैंने कहा ना तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, तो क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है। मैं मरना पसंद करूंगी रेदर देन किंग चैंग सेट के साथ एक ही आसमान के नीचे रहने से। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी।
जो देखकर मोरियंग भी एक बार को घबरा गया था। ये एक हॉस्पिटल से जहाँ पर मोरियंग का एक सबॉर्डिनेट युक्पा एडमिट था, और अगर आपको याद हो तो हमने इसे हियो के साथ एबे सेक्ट में देखा था। और अब हियो यह बात आकर मोरियंग को बताती है, जो सुनकर मोरियंग पूरा हैरान हो गया था और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कह रही हो, आखिर उसे क्या हुआ है। हियो कहती है कि वो प्योवल से मिलने गया था और चीज़ें वहाँ पर पूरी अस्त व्यस्त हो गई। मोरियंग गुस्से में कहता है कि अपने इस फालतू एक्सप्लेनेशन को बंद करो और अच्छे से बताओ कि आखिर क्या हुआ है। और हियो बताना शुरू करती है और सीन फोकस करता है पास्ट में। जब प्योवल होटल में बैठकर खाना खा रहा था, तभी हियो उसके पास पानी लेकर आती है और कहती है कि क्या ये खाना अच्छा है। प्योवल उसे देखकर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर शांति से खाना तक नहीं खा सकता। प्योवल फिर पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो हियो कहती है कि वो यहाँ पर देखने आई है कि प्योवल अभी कैसा कर रहा है, वो ठीक तो है ना, और वो यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने भी आई है। तो प्योवल पूछता है कि माफ़ी पर किस लिए। तो हियो कहती है कि उसे लगता है उस दिन वो थोड़े ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल हो गए थे, तुम भी ये देखकर सरप्राइज हुए होगे क्यों, है ना। पर प्योवल कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनकर हियो सोचने लगती है कि क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस दिन मुझे उस तरह ट्रीट करने के बाद। पर वो फिर अच्छे से कहती है कि बॉस ने तुम्हें उस दिन जो ऑफ़र दिया था तुम उसके बारे में दोबारा क्यों नहीं सोचते। प्योवल कहता है कि क्या ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को ज्वाइन करने के बारे में। तो हियो कहती है कि हाँ, और वो उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट भी करेगी। तभी वहाँ पर युक्पा आता है, जो कि कब से हियो को ढूंढ रहा था, क्योंकि हियो उसे बिना कुछ बताए अचानक ही गायब हो गई थी। और वो जैसे हियो को पकड़ने जाता है तो हियो उसका हाथ हटाकर कहती है कि आखिर तुम मुझे कब से फॉलो करने लगे हो। तो युक्पा कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, आखिर मेरे पास कब से इतना समय होने लगा है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि बॉस ने मुझे कहा है। फिर उसकी नज़र प्योवल के ऊपर पड़ती है और वो कहता है कि क्या ये लड़का प्योवल है। और वो सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने सुना था वो काफ़ी हैंडसम है। और उसे देखकर हियो सोच रही होती है कि आदमियों को देखकर फिर से उसके मुंह में पानी आने लगा है। हियो फिर उसे कहती है कि युक्पा इसको लेकर बिल्कुल भी लालची मत हो। पर युक्पा कहता है कि लालची क्या, आखिर मैं किसको लेकर लालची हो रहा हूँ। और अब तक उसके मुंह से लिटरली पानी निकलने लगा था। प्योवल कहता है कि मैं बस तुम्हें एक बार ही माफ़ करूँगा, बस 3 तक गिनूंगा, मुझसे दूर हट जाओ, अगर नहीं हटे तो मैं मेक श्योर करूँगा कि जैसे कि तुम्हारे मरने तक तुम कभी कुछ भी ना देख पाओ। युक्पा ये सुनकर कहता है कि क्या ये क्यूटी मेरे से बात कर रहा है। पर अब तक प्योवल काउंटिंग करना शुरू कर चुका था और काउंटिंग खत्म होने के बाद भी युक्पा वहाँ से नहीं हटता, जिस वजह से प्योवल चॉपस्टिक्स फेंक कर मारता है। पर युक्पा समय रहते रोक देता है और चॉपस्टिक्स उसके हाथों में घुस जाती है। पर युक्पा इसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वह गुस्से में टेबल को तोड़ देता है, जो कि एक्चुअली उसने एम किया था प्योवल के ऊपर। पर प्योवल जंप करके ऊपर जा चुका था और वो सोल रिपिंग थ्रेड्स का इस्तेमाल करके फैंटम ब्लेड्स को यूज़ करता है और युक्पा के शरीर में बहुत सारे कट्स लगा देता है। और अब तक युक्पा का काम खत्म हो चुका था, पर प्योवल का नहीं। प्योवल उसके बाल को पकड़कर उसे उठाता है और उंगलियों से उसके आंखों को फोड़ देता है। पर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी, जिस वजह से हियो प्योवल के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि प्योवल को पीछे हटना पड़ता है। हियो युक्पा को कहती है कि तुम एक इडियट हो। हियो फिर प्योवल को कहती है कि हैंडसम, आज के लिए चीज़ों को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, यहाँ पर मैं तुम्हें यह करता हुआ देखने नहीं आई थी। उसने जो गलती करी है उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है, तो यहाँ पर और खून बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्योवल कुछ भी नहीं कहता और जाने लगता है, जो देखकर हियो एक चैन की सांस लेती है और ये भी कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो। उसने चाहे जो भी किया हो, पर मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने मेरे कॉमरेड के साथ कुछ ऐसा किया है। हियो फिर प्योवल को केयरफुल रहने को भी बोलती है, क्योंकि वो जो ऐसे कभी भी किसी के ऊपर भी कुछ भी कर दे रहा है, उसे पता तक नहीं चलेगा कि उसके ऊपर कब कहाँ से कौन आकर हमला कर दे। पर प्योवल कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला आता है। पर वो बाहर आकर देखता है कि उसके कपड़े खराब हो चुके थे। और अभी प्रेजेंट में मोरियंग कहता है कि तो तुम जो कह रही हो उसकी यह हालत इसी वजह से हुई है क्योंकि वो प्योवल को बुरी नज़र से देख रहा था। मोरियंग ऐसा कुछ बिलीव नहीं कर पा रहा था। हियो तभी कहती है कि ये जो सब हुआ है इससे उसके प्राइड काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है और वो इस शर्मिंदगी का बदला प्योवल से लेकर रहेगी। मोरियंग कहता है कि सही कहा, हम उसे मार देंगे, पर एक बार किंगचिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे। बस एक बार हमारी कैवलरी यहाँ पर पहुँच जाए और इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दो। और इस पर हियो एग्री करती है। उसके बाद सीन फोकस करता है इग्नोरेबल क्लान के चेंगडू ब्रांच मैनेजर सांग्योंग के ऊपर,
जिनसे जियोंग बात करने आया था। सानग्योंग कहते हैं कि तो तुम्हें वो कल्प्रिट चाहिए जिसने थंडर क्लान के यंग लीडर को मारा है? तो जियोंग हाँ कहता है। सानग्योंग कहते हैं कि यह काम सूखी घास में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल है। उनके पास बस एक ही क्लू है कि वो किंगचेंग के मार्शल आर्ट्स को यूज करता है। जियोंग पूछता है कि क्या ऐसे कोई र्यूमर फैली है चेंगडू में किसी नए के आने की? सानग्योंग सोचकर कहते हैं कि अगर सोचा जाए तो एक है और उसका नाम है प्योवोल। कहा जाता है कि उसके पास खूबसूरती है जो कि किसी का भी मन मोह सकती है, पर वो एक रूथलेस मास्टर जिसके पावर को डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता। जियोंग पूछता है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं कि यंग लीडर के डेथ के पीछे उसका हाथ है? सानग्योंग कहते हैं कि वो श्योर तो नहीं है, पर जियोंग ने जो भी डिटेल्स दी है उसमें बस प्योवोल फिट बैठ रहा है। और जियोंग प्योवोल के बारे में सोचते हुए चला जाता है। सानग्योंग कहते हैं कि अगर उसे और कुछ जानना हो तो वो यहाँ पर वापस आ जाए, पर सानग्योंग खुद सोच रहे होते हैं कि आखिर कल्प्रिट कौन हो सकता है। क्या ये सच में प्योवोल का ही काम है? और फिर वो एक बुक को निकालते हैं जिसमें प्योवोल के बारे में सब कुछ लिखा था जितना कि उन्हें पता है, पर अभी रिसेंटली बाहर आने के बाद उसके पहले उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सानग्योंग सोच रहे होते हैं कि क्या सच में प्योवोल ने ही नाम होसान को मारा होगा, पर उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि प्योवोल खुद उनके पीछे आ चुका है। वो तो सोच रहे थे कि एक बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर को भेज दी, आगे का जो होगा वही संभाल लेंगे और अब से प्योवोल उनके नज़रों के नीचे ही जिएगा। तभी प्योवोल धीरे से आकर बुक को ले लेता है और सानग्योंग खुद को हिला तक नहीं पाते क्योंकि प्योवोल ने सोल रिपिंग थ्रेड्स का यूज करके उन्हें पकड़ लिया था और ये थ्रेड्स बस प्योवोल को ही दिखते हैं और किसी को नहीं। सानग्योंग समझ चुके थे कि वो यहाँ पर खतरे में आ चुके हैं, पर वो फिर भी पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो? प्योवोल कोई जवाब नहीं देता और पहले उसके बारे में क्या जानकारी लिखी हुई है उसे पढ़ता है। प्योवोल फिर कहता है कि मैं रिसेंटली ही चेंगडू में आया हूँ और तुम लोगों ने इतना कुछ मेरे बारे में पता लगा लिया है। सानग्योंग कहते हैं कि वो इग्नोरेबल क्लान के चेंगडू ब्रांच के मैनेजर है। अगर उन्हें यहाँ पर कुछ भी होता है तो इग्नोरेबल क्लान उसे नहीं छोड़ेगी। प्योवोल कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर सानग्योंग चौंकते हैं और पूछते हैं कि अगर उसे इसके बारे में पता था तो आखिर वो यहाँ पर आया ही क्यों? प्योवोल इसका रिप्लाई देता है कि वो नहीं चाहता कि उसका परमिशन के बिना कोई भी उसके जानकारी को स्प्रेड करे। और अभी सानग्योंग कंफर्म हो जाते हैं कि यही प्योवोल है, पर वो सोच में पड़ गए थे कि आखिर प्योवोल खुद को ऐसे एक्सपोज क्यों कर रहा है। क्या वो यहाँ पर मुझे मार के चुप करवाना चाहता है? इसलिए सानग्योंग प्रे करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने ये बुक बस उसे ही दिखाई है जो कि यहाँ पर पहले आया था, यानी जियोंग। प्योवोल कहता है कि उसे ये बात सुनकर काफ़ी हंसी आ रही है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही प्योवोल का नाम बड़ी ओपनली ले रहे थे। पर सानग्योंग कहते हैं कि मेरा बिलीव करो, पर इतने में वो कोशिश करते हुए फाइनली अपने हाथ को कंट्रोल में ले आते हैं एंड पुशिंग शैडो हैंड का यूज़ करते हैं। पर क्योंकि प्योवोल पहले से कंट्रोल में था, हमले से पहले वो सानग्योंग का गला काट कर उनकी हत्या कर देता है और फिर वो अपने साथ उस बुक को भी लेकर चला जाता है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चेंगडू में एक वॉर छिड़ चुकी है किंगचेंग एंड एमएक्स के बीच में, जिस वजह से हर जगह पर आग लगी हुई है, हर तरफ लड़ाई हो रही है जैसे कि एक वॉर में होती है। इसी बीच हमें मोरियन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यह कोई डरावना सपना हो। लोग यहाँ पर बेरहमी से एक दूसरे को मार रहे हैं। एमएक्स यहाँ पर इसलिए लड़ रही है ताकि वो गोंग से उनका बदला ले सके और किंगचेंग सेट यहाँ पर इसलिए लड़ रही है क्योंकि एमएक्स ने असिस्टेंट को हायर किया था गुसेंग को मारने के लिए। वूजियोंग फिर मोरियांग को कह रहा होता है कि दोनों सेट फाइनली अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जिसके रिजल्ट में अब दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके हैं। तभी वहां पर फायर ड्रैगन रूम के मास्टर सेनहाई आते हैं और वो यहाँ पर आकर सभी को इस वॉर को रोकने को कहते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा ही वॉर चलती रही तो ये चेंगडू पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अगर चेंगडू नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेंगे। पर उनके ऊपर भी कोई एरोस मार देता जिससे कि उनके डिसिपल्स भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। मोरियांग ये सब देखकर सोच रहा था कि ये जगह और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है और अभी एमएक्स की स्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि उनके पास फोर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए वो डाउसे को ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के सभी को समन करने को कहता है क्योंकि अब वो भी इस वॉर को ज्वाइन करने वाले हैं। हम देखते हैं कि चेंगडू में एक वॉर छिड़ चुकी है और सभी इसमें एंगेज हो चुके हैं। इतने में हम लोग जियोंगवा को देखते हैं जो कि बहुतों को मारते हुए आगे आ रही थी और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक असिस्टेंट को भेजकर मेरे डिसिपल को मारने की, और फिर तुम लोग किंगचेंग सेट को एक रेपुटेबल सेट कहते हो
और हम देखते हैं कि जियोंगवा के ऑपोजिट में ही जियोंग खड़ा हुआ था, जो कि कहता है तुम लोगों ने पहले लाइन को क्रॉस करी थी, एक असिस्टेंट को भेजकर गुसेंग को मारा है और तुम लोगों ने थंडर क्लान के यंग लीडर को भी मारा है, क्यों है ना। जियोंगवा ये सुनकर बड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि असिस्टेंट ने जिस टेक्निक का यूज़ किया है वो किंग चेंग सेट का था और अभी तुम लोग ये सब कुछ हमारे ऊपर डालना चाहते हो। लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी दिमाग नहीं है। जियोंगा फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि आज हम में से कोई एक ही जिंदा वापस जाएगा और इसके लिए जियोंग भी तैयार था और वो भी हमला करता है। इस तरफ हम सियोलरान को देखते हैं जो कि वॉर में इन्वॉल्व हो चुकी थी और अपने जितने लोगों को हो सके उतनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच सियोलरान की एक जूनियर गोंगवा नीचे गिर जाती है। सियोलरान उसे जल्दी से अपने ऑरा को सर्कुलेट करने को बोलती है ताकि वो उसे हेल्प कर सके, पर नहीं, वो नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है, जो देखकर सियोलरान काफ़ी रोने लगती है। सियोलरान सोच रही थी कि सब कुछ पहले एमएक्स ने ही शुरू किया था, इसलिए वो किंग चेंग के खिलाफ वॉर में जाने के लिए झिझक रही थी, पर क्योंकि अब इसके वजह से उनके डिसिपल्स मर रहे हैं तो वह खुद को और यहाँ पर नहीं रोक सकती। फिर हम मूरियंग को देखते हैं जो कि अपने फोर्स का इंतज़ार कर रहा था, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है, पर आखिर क्यों। मूरियंग एक बार को सोचता है कि कहीं किंग चेंग सेट ने तो उन्हें नहीं रोका, पर उसे लगता नहीं कि किंग चेंग सेट के पास ऐसा करने का कोई मौका भी मिला होगा। मूरियंग फिर अपने आदमी सियोलपियो को कहता है कि चीज़ें अभी काफ़ी अजीब होती जा रही है। जो लोग पूरे फोर्स को लेने गए थे वो भी वापस नहीं आए हैं और ना ही यहाँ पर फोर्स अभी तक पहुँची है, तो उसे चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसा कोई आग में पेट्रोल डाल रहा है। इसलिए मूरियंग सियोलपियो को यहाँ से निकलकर इस जगह को अच्छे से सर्च करने को बोलता है ताकि पता चले कि आखिर कोई ऐसा इंसान है भी या नहीं जो कि आग में तेल डाल रहा है। और फिर सियोलपियो निकल जाता है और सोच रहा था कि ये सब पागलपन से भी ऊपर है। दोनों ही साइड से भी असैसिनेशन के एंगल को भूल चुकी है और बस कैसे एक दूसरे को मारना है उसके बारे में ही सोच रही है। और कैप्टन शहीद शायद कोई यहाँ पर है जो कि सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और इस पूरी सिचुएशन को ही पीछे से बैठकर कंट्रोल कर रहा है। पर आखिर वो कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बैटल्स यहाँ पर हर जगह पर हो रही है, तो वो कोई ऐसा बिल्डिंग में तो नहीं होगा जो कि कभी भी गिर सकती है। और ऐसा भी नहीं लगता है कि वो इस फाइट में इन्वॉल्व है, तो फिर आखिर वो कहाँ पर हो सकता है। और इतने में वो अपने सामने एक बड़े से पेड़ को देखता है जिसको कि चेंगडू में सभी सेक्रेड मानते हैं, पर यह पेड़ इतना बड़ा है कि यहाँ से आसपास के हर जगह पर अच्छे से नजर रखा जा सकता है, तो शायद वो यहाँ पर हो सकता है। और वो पेड़ के अंदर जाता है चेक करने और वो चारों तरफ चेक कर ही रहा होता है कि उसके ऊपर से हमला हो जाता है जिससे कि वो बाल बाल बचता है। पर वो जब ऊपर देखता है तो ऊपर सच में कोई खड़ा हुआ था और यह पियोवोली है और वह सियोलपियो के ऊपर सोल रिपिंग थ्रेड्स का यूज़ करके फैंटम ब्लेड्स को यूज़ करता है, जिसको कि सियोलपियो रोकते हुए सोच रहा था यह शायद कोई टेलीकाइनेटिक शॉट टेक्निक है। पर आखिर इस जैसा कोई मास्टर ऐसे किसी जगह पर क्या कर रहा है। पर इतने में सियोलपियो पकड़ा जाता है और पियोवल उसे उठाकर अपने सामने लाता है। सियोलपियो पियोवल को देखकर कहता है कि क्यों, आखिर क्यों तुमने। पर इतने में ही पियोवल उसे मार देता है और हम देखते हैं कि बाकी जितने भी जा रहे थे ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के लोगों को लाने के लिए, पियोवल ने उन सभी को ही मारकर यहाँ पर टांग दिया है। फिर हम जियोंग और जियोंगवा को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते हुए पूरे थक चुके थे और जियोंगवा सीरियसली इंजर्ड भी हो चुकी है। तभी सियोलन वहाँ पर आकर जियोंगवा को पकड़ती है और कहती है कि उन्हें अभी 100 फ्लावर रूम्स वापस जाना चाहिए। और इतने में वो लड़का भी आ जाता है जो कि जियोंग को लेकर वापस जाने लगता है और जियोंगवा की खबर जल्दी दूसरों को भी मिल जाती है, जिनसे कि ये खबर पियोवल तक पहुंच जाती है और पियोवल सोचने लगता है कि एमएक्स की पहली डिसिपल जियोंगवा इसमें सीरियसली इंजर्ड हो गई है। इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही हो सकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के ऑफिस में, जहाँ पर सियोलपियो और एक दूसरे लड़के जियोक्सोन के बॉडी को रिट्रीव कर चुका गया था। मूरियंग पूछता है कि आखिर इन्हें किसने मारा है, तो डाउसी कहता है कि इन्हें जिसने भी मारा है वो एक ही है, क्योंकि दोनों के गले में बिल्कुल सेम निशान है। दोनों के घाव का साइज से बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी छोटे सोड या फिर डैगर का इस्तेमाल किया है। डैगर का नाम सुनते ही मूरियंग को याद आ जाता है कि युक्पा का घाव जो थे वो भी डैगर से ही आए थे और वो जल्दी से युक्पा को यहाँ पर लाने को कहता है। और वो जैसे युक्पा को यहाँ पर लेकर आते हैं, सभी उसके घाव को देखकर समझ आते हैं कि यह बिल्कुल वही सेम घाव है जो कि जियोक्सन और सियोलपियो के ऊपर मिला है। तो जिसने इन दोनों को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि पियोवोल है। मूरियंग गुस्से में कहता है कि उसे जल्दी से जाकर पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ ताकि मैं खुद उसे इंटरोगेट कर सकूं।
उसके बाद सीन फोकस करता है 100 फ्लोर रूम्स के ऊपर, जहां पर एमए सेट के डिसिपल्स बात कर रही होती हैं कि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि जियोंगवा इसमें सीरियसली इंजर्ड हो गई है और जो बाकी लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। तभी वहाँ पर सियोलरेन आती है और उन्हें खुद को संभालने को बोलती है। आगे वो कहती है कि जल्दी से 100 फ्लोर रूम्स के डिफेंसेस को अच्छे से चेक करो, क्योंकि हो सकता है कि किंग चेंग उनके ऊपर दोबारा से हमला कर दे। और वह दूसरे को जल्दी से मैसेंजर को भेजने को बोलती है ताकि मेन सेट में सारी खबर पहुंचाई जा सके और वहां से रीइंफोर्समेंट यहां पर बुलाई जाए। सियोलरेन फिर सोचने लगती है कि गोंगसियन और नाम हुसैन के डेथ के बाद दोनों सेट के बीच में ही टेंशन जो थे वो टॉप पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से आज यहाँ पर एक वॉर हो गई है। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सब कुछ कोई पीछे से करवा रहा है, पर जानना होगा कि आखिर ये कौन है। उसके बाद हमें जियोंगवा को दिखाया जाता है जिसके ट्रीटमेंट चल रही थी, पर जियोंगवा बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रही और बार बार किंग चेंग के ऊपर गुस्सा हो रही थी। पर जो ट्रीट कर रहा था वो कहता है कि उसे शांत होना पड़ेगा, नहीं तो उसके मेरिडियंस जो कि थोड़ी बहुत स्टेबिलाइज हो चुकी हैं वो फिर से फट जाएंगी और अगर ऐसा हो गया तो चीज़ें और भी बदतर हो सकती है। पर जियोंगवा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँ। और वह आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जियोंगवा फिर सोच रही होती है कि उसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है और अगर वो ऐसे ही रही तो सियोलरेन लीड करना शुरू कर देगी, इसलिए उसे जल्दी से रिकवर होना पड़ेगा। इतने में कोई कमरे का दरवाज़ा खोलता है, जो देखकर जियोंगवा कहती है कि अब क्या हुआ, कहा ना यहाँ से दूर चले जाओ। पर यह था प्योवल और अभी तक जियोंगवा उसे नहीं जानती, तो वह पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो प्योवल कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा, जिस पर जियोंगवा कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो प्योवल कहता है कि बिल्कुल, पिछले 7 सालों में मैं तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं भूला हूँ, पर लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे दोनों आंखों को फोड़ दिया होता तो तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलती। और यह बात सुनते ही उसे प्योवल की बात याद आ जाती है। प्योवल कहता है कि हमें मिले हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं, क्यों है ना। जियोंगवा पूरे शौक होकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो डेफिनेटली तभी मर चुके थे ना। सेंट ऑफ मार्शल जस्टिस ने खुद तुम्हें सांपों के बीच में फेंका था। प्योवल कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे फेंका तो था, पर अभी मेरा टाइम है जब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। प्योवल फिर आगे कहता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे डिसिपल गोंगसियन को मारा है और मैं ही हूँ जिसे थंडर क्लैन के नाम हुसैन को भी मारा है। जियोंगवा ये सुनकर कहती है कि क्या कहा तुमने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोंगसियन को मारने की। क्या तुम एमए सेट को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है हम में से किसी को मारने के बाद बाकी लोग तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा। प्योवल कहता है कि तुम ही लोगों ने तो मुझे ऐसा बनाया है, क्यों है ना। ऑनेस्टली तुम ही लोगों ने हमें क्रिएट किया है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो हम कभी असैसिन भी नहीं बनते। जियोंगवा इसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि उसके आंखों से, उसके नाक से, उसके मुंह से हर जगह से खून निकलने लगा था। जियोंगवा फिर कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। प्योवल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर बताने आया हूँ कि आखिर एमए सेट के साथ आगे क्या होगा। पर यह बात तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आज रात को ही मैं किंग चेंग के चियोंग को मारने वाला हूँ, पर एमए सेट के अल्टीमेट टेक्निक के साथ, द स्नो क्लाउड पियर्सिंग स्ट्राइक को यूज़ करके, जिस टेक्निक को रिसेंटली सियोलरेन ने सबके सामने यूज़ किया है। जियोंगवा कहती है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो प्योवल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें बताने आया हूँ कि आगे एमए सेट के साथ क्या होने जा रहा है। पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये एमए सेट के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आज रात को ही मैं किंग चेंग सेट के चियोंग को मार दूंगा। पर वो मारा जाएगा एमए सेट के अल्टीमेट टेक्निक स्नो क्लाउड पियर्सिंग टेक्निक के साथ, जिस टेक्निक को सियोलरेन यूज करती है। ये सुनकर जियोंगवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, मैं तुम्हें ऐसा कभी कुछ करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर ही मार दूंगी। और वह गुस्से में बस प्योवल के कॉलर को ही पकड़ पाती है। प्योवल कहता है कि किंग चेंग सेक्ट एंड एमए सेक्ट दोनों ही एक दूसरे का खून बहाएंगे और आखिर में दोनों ही साइड्स को बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होंगे और जो मॉन्स्टर्स अभी माउंटेन में छुपे हुए हैं उनका भी खून बहेगा, जैसे कि एमए सेक्ट की लीडर और सेंट ऑफ मार्शल जस्टिस। जियोंगवा सोच रही होती है कि प्योवल जो भी प्लान कर रहा है वह बहुत ही ज़्यादा डरावना है, इसलिए जियोंगवा फैसला करती है कि वो अब यहाँ पर ही प्योवल को मार देगी। पर प्योवल कह रहा होता है कि मैं उन्हें खींचकर ज़रूर बाहर निकालूंगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ पर छुपे हुए हैं, और फिर उन्हें बाहर निकालने के बाद मैं उन सभी को ही निकल जाऊंगा।
पर जियोंगवा पूरी कोशिश कर रही थी जैसे कि वो प्योवल को यहाँ पर ही मार दे, पर उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं बची है कि वो यहाँ पर कुछ कर पाए। उसके आंखों से मुंह से बहुत ही ज़्यादा खून भी निकलने लगता है और वो वहीं पर ही नीचे गिर जाती है। प्योवल कहता है कि तुम्हें कभी मेरे जैसे किसी डरावने क्रिएचर को क्रिएट करना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हम ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के डाउसी हियो और ह्यूसियोंग को देखते हैं, जो कि प्योवल के होटल रूम में आए थे उसे ढूंढने, पर उन्हें यहाँ पर प्योवल नहीं मिलता। डाउसी कहता है कि ऐसा लग रहा है प्योवल आने से पहले यहाँ से भाग गया है। ह्यूसंग से हमें पता चलता है कि सर्विलेंस कोड ने बताया है कि वो कल रात से ही यहाँ पर वापस नहीं आया है। डाउसी को शक होने लगता है कि कहीं प्योवल को पता तो नहीं चल गया कि वो यहाँ पर आने वाले हैं, जिस वजह से वो यहाँ से भाग गया। पर ह्यूसंग कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने इस रूम के पैसे दिए थे पर वो यहाँ पर नहीं आया। और यहाँ पर तो ह्यो को भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिर वो कैसे ऐसा कुछ कर सकती है, आखिर वो कैसे उसके ऐसे लुक्स में फंस सकती है जो कि ऐसा डरावना हो। पर अगर वो अगली बार उसे मिलती है तो वो उसके खाल जिंदा ही उधेड़ देगी। डाउ से सोच रहा होता है कि आखिर प्योवल कहाँ पर जा सकता है और अभी वो क्या कर रहा होगा। कहीं वो बाहर जाकर फिर से कोई परेशानी खड़ी करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। उसके बाद सीन फोकस करता है गोल्डन हेवन क्लान के ऊपर, जहां पर बाहर किंगचेंग के 2 डिसिपल्स खड़े होकर बात कर रहे थे। आखिर उन्हें और कितनी देर तक यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी एक वॉर चल रही है, जिस वजह से सभी लोग यहाँ पर पूरे व्यस्त हैं और आसासिन का एक एंगल होने की वजह से सभी पूरे सतर्क हो रखे हैं। तभी उन दोनों के पास में जो एक घर था उसमें एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें से साउंड एंड लाइट बहुत ही ज़्यादा निकली थी, जिसका मतलब कि मार्शल आर्ट स्नो क्लाउड पियर्सिंग टेक्निक है। जो देखकर सभी भागे भागे जाते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा है कि कहीं एमएसएक ने फिर से उनके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया। और जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसे कमरे में चियोंग भी है। सभी जाकर चियोंग को ढूंढने लग जाते हैं, पर अब तक बहुत देर हो चुकी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब चियोंग बैठकर वहीं पर कल्टीवेट कर रहा था। तभी वहां पर प्योवल आता है, जिसे देखकर चियोंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जबकि तुम यहाँ पर दबे पाव आए हो। लगता है कि तुम कोई बिन बुलाए मेहमान हो। प्योवल उसे अपना नाम बताता है, जो सुनकर चियोंग कहता है कि प्योवल, आखिर तुम आधी रात को ऐसे छुपकर मेरे पास क्यों आए हो। तो प्योवल कहता है कि अगर कोई रात को ऐसे आता है वो ज़रूर कुछ अच्छा काम करने तो नहीं आया होगा, और मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ। चियोंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, लगता है कि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा है जो कि कोई बेवकूफ़ ही पूछता है। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुमसे कभी मिलता हूँ तो मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा कि आखिर थंडर क्लान के यंग लीडर को क्या तुमने मारा है। और प्योवल कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। तो चियोंग पूछता है कि आखिर क्यों। तो प्योवल बताता है कि उसके प्लान में उसे किंगचेंग सेट की ज़रूरत थी। तो चियोंग कहता है कि क्या हमारे सेट के खिलाफ तुम्हारे कोई ग्रजेस है। तो प्योवल कहता है कि उसके दोनों ही सेट के खिलाफ ग्रजेस हैं, बोथ एमए एंड किंगचेंग सेक्ट। चियोंग ये सुनकर कहता है कि एमए सेक्ट मतलब तुमने ही एमए सेट के डिसिपल को भी मारा है। तो प्योवल कहता है कि बिल्कुल सही कहा, पर चियोंग समझ नहीं पा रहा था कि अगर दोनों ही सेट के खिलाफ उसके ग्रजेस हैं तो उनमें से किसने भी उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। आखिर वो सच में है कौन। प्योवल कहता है कि वो एक असैसिन है जिसे एमए सेक्ट ने क्रिएट किया है और किंगचेंग सेक्ट ने उसे एक पब्लिक एनिमी बनाया है। पर यह सुनकर चियोंग पूरा गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि क्या एमए सेक्ट ने तुम्हें एक असैसिन बनाया है। क्या तुम ही थे 7 साल पहले उस इंसिडेंट में जिसने गुसेंग को मारा है। प्योवल कहता है कि बिल्कुल सही, मैंने ही गुसेंग को मारा है। चियोंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और कहता है कि प्योवल, तुम अपनी जान बचा सकते थे अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए छुप कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा अंत अभी यहाँ पर मेरे हाथों ही होगा और ये अंत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा। और वो सीधा आकर हमला कर देता है, पर प्योवल इसके लिए पहले से ही तैयार था और वो अपने फैंटम ब्लेड्स को यूज़ करता है, जिसे कि चियोंग सही से समझ नहीं पाता और वो एक डिसएडवांटेज पर आ जाता है। वो यहाँ पर पूरी कोशिश तो कर रहा था जैसे कि वो प्योवल के ऊपर हमला कर सके, पर उसके प्योवल के सामने एक भी नहीं चलती और प्योवल उसे पकड़ लेता है और अब बारी थी उसे मारने की। पर मारने से पहले प्योवल कहता है कि जियोंगवा को मेरा हाय कहना, मतलब प्योवल ने उसे भी वहाँ पर मार दिया है। और अभी प्रेजेंट में जब वो दोनों चियोंग के पास पहुँचते हैं, वो थोड़ा बहुत जिंदा बचा हुआ था और वो कहता है कि हम लोगों ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया है।
पर क्योंकि अभी यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज़ किया गया है वो MX8 के स्नो क्लाउड पियर्सिंग टेक्निक है, पूरे सेक्ट में बात फैल जाती है कि MX8 ने चियोंग को मार दिया है। मतलब अब उन्हें इसका बदला लेना ही पड़ेगा। मतलब वो यहाँ पर अभी और MX8 के झूठ को नहीं सह सकते, उन्हें अभी इसका बदला लेना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ पियोवल वहीं पर ही छुपकर सुन रहा होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। पर अब तक दोनों ही सेक्ट पूरे बदले के भावना से भर चुके थे। किंगचेंग सेक्ट जियोन का बदला लेना चाह रही थी तो MX8 जियोंगुआ का, और जल्दी ही ये पूरी जगह खून से भर जाती है। लोग बस दिन रात एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। पहले सभी को ही शक था कि इसके पीछे कोई तो है जो कि ये सब करवा रहा है, पर अभी उस बात को सभी लोग भूल चुके हैं। अभी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बस अपने सामने जो दुश्मन खड़ा है उसे मारना चाहते हैं, उसके बारे में ही सोच रहे हैं। और देखते ही देखते ये जगह नरक जैसी बन चुकी थी। जहाँ पर देखो वहीं पर लाशें बिछी हुई थी। सियोलरान ये देखते हुए कह रही थी कि ये जगह दुनिया का नरक बन चुका है, पर आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी वहाँ पर मोरियंग आता है जो कि कहता है कि उसे यहाँ पर जो किलिंग्स हुई है उसके बारे में कुछ बताना है, और एक इंसान पियोवल के बारे में भी। पियोवल का नाम सुनते ही सियोलरान के दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करती है। उसके बाद हम MX8 के लीडर गुहा को देखते हैं जो कि यह खबर पाकर बहुत ही ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो गई थी। गुहा कहती है कि जियोंगुआ मेरे लिए सब कुछ थी और वह बिलीव नहीं कर पा रही है कि जियोंगुआ को मार दिया गया है। और उन्हें अब यह भी पता चल चुका है कि किलर का नाम है पियोवल, और इससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उन्हीं लोगों ने ही पियोवल को असैसिन बनाया है जिसने 7 साल पहले गुसेंग को मारा था। और अभी वही है जिसकी वजह से MX8 और किंगचेंग सेक्ट एक दूसरे को मारने में उतर आए हैं। मैसेंजर कहती है कि लेडी सियोलरान तो यही बिलीव कर रही है। गुहा पूछती है कि आखिर ऐसा कुछ कैसे हो गया, क्योंकि देखो किंगचेंग सेक्ट ने तो उन्हें अपने मार्शल आर्ट्स को पास करी थी, पर उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर पियोवल ने उनकी अल्टीमेट टेक्निक स्नो क्लाउड पियर्सिंग स्ट्राइक को कहाँ से सीखी है। मैसेंजर कहती है कि वो एक गैस कर सकती है, पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। पर वो कह रही है कि अंडरग्राउंड में उनका एक डिसिपल गोंगवन मारा गया था, पर वो हमेशा ही अपने पास सीक्रेट मैनुअल की एक कॉपी लेकर घूमता था, तो हो सकता है कि उसने वहीं से ये टेक्निक सीखी हो। ये सुनकर गुहा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो सीक्रेट मैनुअल की कॉपी लेकर क्यों घूमता था। पर मैसेंजर कहती है कि यह बात पूरी कंफर्म नहीं हुई है, यह बस एक पॉसिबिलिटी है। पर गुहा सोच रही होती है कि किंगचेंग ऐसी किसी बातों को नहीं मानेगी, तो अभी उनके पास और कोई मौका नहीं बचा है, उन्हें पियोवल को कैप्चर करना ही पड़ेगा। मैसेंजर कहने ही जा रही थी कि वो उसे कैप्चर करेंगे। गुहा कहती है कि तुम लोग नहीं, मैं खुद जाकर उसे पकड़ूंगी और उसने ग्रेट MX8 के साथ जो भी पाप किया है उसकी सजा दूंगी। गुहा कहती है कि तुम लोग नहीं, मैं खुद जाकर उसे पकड़ूंगी और उसे सजा दूंगी उसने MX8 के साथ जो पाप किया है उसके लिए। उसके बाद सीन फोकस करता है फायर ड्रैगन रूम के ऊपर, जहाँ पर पियोवल आके उनके लोगों को पीट रहा था जो कि सोचू को मार रहे थे। पियोवल कहता है कि जगह बिल्कुल भी नहीं बदली है, अभी भी तुम लोग यहाँ पर मारने के लिए हथियार बनाते हो और यहाँ पर ये लोग तुम्हें मार रहे हैं ये सोचकर कि ये सभी नोबल हैं। और वो सोचू को कहता है कि चलो बताओ मुझे इनका क्या हल करना चाहिए। सोचू कहता है कि तुम जो भी चाहोगे मैं वही करूँगा, बस तुम इन लोगों को यहाँ पर ही मार दो। पियोवल कहता है कि ठीक है, और उसके हाथ में जो लड़का था उसके हाथ को वह मरोड़ कर तोड़ देता है और फिर वो अपने फैंटम ब्लेड को बाहर निकालता है और कहता है कि यह तुम्हारी चॉइस है तो इसे अच्छे से देखना। पियोवल फिर उस आदमी को फाड़कर वहीं पर ही मार देता है, जो देखकर सोचू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं और जो भी उनके सामने आ रहे थे पियोवल उन्हें कुत्ते की तरह मार रहा था। पियोवल कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, यह सब तुम्हारे बनाए हथियार से ही हो पा रहा है। सोचू कहता है कि यह तो सच में काफ़ी अमेजिंग है और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे बनाए हथियार से इतनी ज़्यादा पावर भी निकल सकती है, पर तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपना बदला ले पाया हूँ और तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी क्यों, है ना। और वह पियोवल के सामने नील डाउन करके कहता है कि मैं तुम्हारी आखिर किस तरह मदद कर सकता हूँ। उसके बाद सीन फोकस करता है किंगचेंग में, जहाँ पर सीनियर ब्रदर जिनका नाम है मूजियोंग वो दौड़ा दौड़ा कर थंडर क्लान के लीडर ताई को मार देते हैं। उनके पीछे एक सेज मुआ आ जाते हैं जो कि पीछे ही आ रहे थे उन्हें रोकने के लिए, पर वो रोक नहीं पाते और वो कहते हैं कि मूजियोंग आखिर तुमने सेक्ट लीडर ताई के साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर किंगचेंग सेक्ट के लीडर मोरियोंग आ जाते हैं और वो अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब आखिर कैसे हो गया।
मूजियोंग, आखिर तुमने ये सब क्या कर दिया? मूजियोंग कहते हैं कि क्या आपको इसका रीज़न नहीं पता है, क्योंकि उसके वजह से ही चियोंग मारा गया है। पर लीडर मूरियोंग कहते हैं कि चियोंग की डेथ इसकी वजह से नहीं हुई थी। पर मूजियोंग यह बात मानने को तैयार नहीं थे और वो कहते हैं कि इसका कारण यही था जिसकी वजह से चियोंग को चेंगडू जाना पड़ा था। मूजियोंग फिर कहते हैं कि मैं अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। मैं किसी की भी जान को नहीं बख्शूंगा जो भी इससे जुड़ा हुआ होगा। और मूजियोंग के इंटेंस किलिंग इंटेंट को देखकर मूरियोंग काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर 7 साल पहले अंडरग्राउंड कैब में क्या हुआ था जिसके वजह से वहाँ से आने के बाद ही मूजियोंग ऐसे हो गए हैं। मूजियोंग फिर कहते हैं कि 7 साल पहले एमएक्स सेट की वजह से ही हम लोगों ने गुसेंग को खो दिया था और आज हम लोगों ने चियोंग को खो दिया। किंगचेंग सेट का फ्यूचर पूरा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। मूजियोंग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो मूजियोंग कहते हैं कि मैं खुद को और रोक नहीं सकता। मैंने पहले आपकी बात सुनी और खुद को रोक के रखा, पर उसका परिणाम क्या हुआ? प्लीज़ मुझे और मत रोकिए। मैं अपने सामने इन चीज़ों को होता हुआ देखकर इन्हें और अनदेखा नहीं कर सकता। और वो कहीं निकल जाते हैं। मोहुआ कहते हैं कि अगर मूजियोंग जिनपियोंग को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि गुसेंग के डैड हैं तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मूरियोंग के बातों से हमें पता चलता है कि जिनपियोंग पिछले 7 सालों से अपने ही घर में बंद हैं। वो उसके बाद से कभी भी बाहर नहीं निकले हैं और रिसेंटली अभी जो भी हुआ है उसके बाद भी जिनपियोंग से कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। मोहुआ कहते हैं कि जिनपियोंग के मन में अभी भी एमएक्स सेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड है जिससे कि वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। और अगर अभी मूजियोंग और जिनपियोंग मिल जाते हैं और एक साथ काम करने लगते हैं तो पूरी सिचुएशन में खून की नदियाँ बहने से कोई भी रोक नहीं सकता। मोहुआ फिर कहते हैं कि मैं जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ क्योंकि इस मैटर में कुछ तो अजीब है, तो मैं खुद जाकर सच का पता लगाता हूँ। मूरियोंग कहते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो तो जाओ और जस्टिस हॉल से और कुछ मार्शल आर्टिस्ट को अपने साथ ले लेना और अगर ज़रूरत पड़े तो फोर्स का भी यूज़ करना ताकि मूजियोंग को शांत किया जा सके। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर 7 साल पहले मूजियोंग के साथ अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि वो उसके बाद ही ऐसा बन गया है। मोहुआ कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। और वो भी निकल जाते हैं। मूरियोंग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मोहुआ, अब किंगचेंग सेट के फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। उसके बाद हम 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें 5 कॉपर कॉइन्स देकर एक रात होटल में रहने को मिली है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉर की वजह से चेंगडू पूरी टूट चुकी है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थे, जो स्टोर थे, वो सभी बंद हो चुके हैं और जो 1-2 थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो यहाँ पर डबल चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उनकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद हम प्योवॉल को देखते हैं जो कि ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के बारे में पढ़ रहा होता है। इनका कैप्टन है जैंग मूरियोंग, पर इन लोगों से मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, खास करके डाउसी और ह्यूसियोंग से। प्योवॉल एक्चुअली अब यहाँ पर बैठकर इग्नोरेबल क्लान की इन्फॉर्मेशन बुक को पढ़ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा जानकारी लिखी हुई है। पर बस चेंगडू के मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं, सिचुएन के सभी मार्शल आर्टिस्टों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है और प्योवॉल इन्हें पूरे मेमोराइज करने के बारे में सोचता है क्योंकि आगे जाकर उसे यह बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। प्योवॉल सोच रहा होता है कि बहुत लोग अभी तक मर चुके हैं और बहुत अभी मर रहे हैं, पर अब ये जो भी हुआ है इसका उसे कोई रिग्रेट नहीं क्योंकि जब से वो कैब में गया था उसके अंदर से गिल्ट नाम की चीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है। जब से उसे किडनैप किया गया था वो बस एक ही चीज़ के बारे में सोचता है और वो है सर्वाइवल। और अभी बहुत देर हो चुकी है यहाँ से वापस मुड़ने के लिए और अब उसे जीने का और कोई रास्ता भी नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि उसकी ज़िंदगी एक डीमन की ज़िंदगी बन चुकी है, पर यह जानने के बाद भी वो यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता और वह कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं यहाँ पर मर नहीं जाता। नहीं, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तब भी मैं आखिर तक हार नहीं मानूंगा। अगर मैं इसी आग में मारा जाता हूँ तब भी मैं खुद को नहीं रोकूंगा। उसके बाद सीन फोकस करता है 100 फ्लावर रूम में जहाँ पर एमएक्स सेट के इंजर्ड को ट्रीटमेंट किया जा रहा था। पर जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे उनमें से एक कहता है कि हमारे पास यहाँ पर मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि इस सिचुएशन में उन्हें मेडिसिन मिल भी पाएगी या नहीं। पर सियोलरेन कहती है कि उसकी चिंता मत करो, मैंने लोगों को पहले ही भेज दिया है मेडिसिन लाने के लिए जो कि दोपहर तक यहाँ पर आ जाएगी। और सप्लाइज की भी चिंता मत करो, बस यहाँ पर ट्रीटमेंट पर ध्यान दो। मूरियोंग ये देखकर कहता है कि यह सोचना कि ऐसे सिचुएशन में भी वो सप्लाइज का इंतजाम कर पा रही है वो सच में ही बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और वो ये भी सोचता है कि यह काफ़ी अजीब बात है कि उन्होंने अभी तक सियोलरेन जैसे टैलेंटेड के बारे में अभी तक सुना नहीं था।
तो डाउसी कहता है कि ऐसा कहा जाता है पिछले 100 सालों के जो बेस्ट टैलेंट्स हैं वो सभी अभी एमए सेट के पास है, पर वो जनरली एक लो प्रोफाइल रखते हैं जिसकी वजह से दूसरों को उनके बारे में पता नहीं चलता। पर एमए सेट के फर्स्ट डिसिपल जियोंगवा सियोलन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता करती थी, इसलिए उसे अभी तक छुपा कर रखा गया था। क्योंकि अभी जियोंगवा और नहीं रही, सियोलन शायद अपने पूरे टैलेंट का यूज़ करेगी। उसे तो ये तक पता है कि आखिर सही इंसान को सही काम पर कैसे यूज़ किया जाता है, और वह कमांडिंग पोजीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आगे जाकर सियोलन सेट की लीडर बनती है तो वो एमए सेट को बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकती है। तभी डाउसी और मोरियंग किसी मार्शल मास्टर के एनर्जी को सेंस करके पूरे घबरा गए थे, और हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि एमए सेट की लीडर गुहा है। गुहा को देखकर सभी नील डाउन करके उन्हें ग्रीट करते हुए रेस्पेक्ट पे करते हैं। मोरियंग एंड डाउसी ने भी उन्हें ग्रीट किया था, पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये इंसिडेंट शायद कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, जिस वजह से वो खुद यहाँ पर आई है। तो डाउसी कहता है कि आफ्टर ऑल यह बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद हम सियोलन को भी देखते हैं जो कि गुहा को ग्रीट कर रही होती है, पर तभी सियोना आगे बढ़कर आगे आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। पर गुहा अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, जो देखकर सियोना पूरी डर गई थी और सोच रही थी कि आखिर उनकी आंखें ऐसे क्यों लग रही है। गुहा फिर कहते हैं कि सभी जल्दी से अंदर चलो, और वो सभी अंदर जाने लगते हैं। पर मोरियंग और डाउसी बाहर ही खड़े थे, तो गुहा उन दोनों को भी अंदर चलने को कहती है। मोरियंग कहता है कि लगता है हमारे पास अभी और कोई चॉइस नहीं बचा है, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। तो डाउसी कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाह रहा था, पर लगता नहीं कि मैं यहाँ से अभी निकल भी पाऊंगा। मोरियंग कहता है कि डाउसी चलो पहले तुम अंदर जाओ। तो डाउसी कहता है कि हमेशा ऐसे किसी सिचुएशन पर मेरे जैसे ओल्ड मैन को ही पहले अंदर जाना क्यों पड़ता है। यंग कहता है कि मैं तो अभी यंग हूँ, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि मेरी जिंदगी और भी लंबी हो सके। तो डाउसी कहता है कि कोशिश करना है कि तुम लंबा जियो ताकि तुम ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को लीड कर सको। उसके बाद अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें सियोलन अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताती है। गुहा कहती है कि प्योवल हाँ, और वो सियोना को कहती है सियोना क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। ये सुनकर सियोना पूरी डर गई थी। गुहा पूछती है कि आखिर तुम्हारा प्योवल के साथ क्या रिश्ता है। सियोना कहती है कि आखिर आपका मतलब क्या है, प्योवल से रिश्ता मतलब। गुहा पास आकर कहती है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, आखिर तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। मेरे आंखों में देखकर मुझे बताओ, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसका नाम लेते ही तुम हमेशा बेचैन क्यों हो रही हो। सियोना यह बात सुनकर पूरी डर गई थी, और वह नील डाउन करके सबको जो जो कुछ हुआ है वो सब कुछ बता देती है। और फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि चीज़ें आगे जाकर ऐसे हो जाएंगी। मैं बस उसका इस्तेमाल करना चाह रही थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर आप मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को देती हैं तो मैं जाकर प्योवल को पकड़कर आपके पास लेकर आ सकती हूँ, और ये करना मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा करता है। पर गुहा कहती है कि सियोना तुम एक पैथेटिक लड़की हो। आखिर तुम्हें किसने कहा था थंडर क्लैन के यंग लीडर को मारने को। तुम्हें बस लड़कों के बीच में एक फूल की तरह बनकर रहना चाहिए था, जैसे कि तुम पहले से रहती आई हो। सियोना कहती है कि सेक लीडर मैंने एक गलती कर दी है, पर आपने जैसे कहा मैं आपसे एक फूल की तरह ही रहूंगी। और उसे लग रहा था कि गुहा ने उसे माफ़ कर दिया है, पर तभी सियोलन अचानक ही चिल्लाती है क्योंकि गुहा ने सियोना के माइंड को ब्लास्ट करके उसे मार दिया है, और ऐसा कुछ होगा किसी ने भी सोचा नहीं था। सियोलन गुस्से में कहती है कि मास्टर आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था, और इसे करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई। और सियोलन का ये रूप देखकर गुहा भी थोड़ी देर के लिए डर गई थी। सियोलन कहती है कि सियोना ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, आपको उसे ऐसे मारने की ज़रूरत नहीं थी। फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने कैसी भी गलती क्यों ना करी हो। मोरियंग एंड डाउसी यहाँ पर सोच रहे थे कि आखिर सियोलन के पास इतने लेवल के पावर कहाँ से आ गई। पर गुहा यहाँ पर कहती है कि तो फाइनली अपने ट्रू पावर्स को बाहर निकाल रही हो। तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा कि अगर तुमने एक दो बार लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया तो तुम यह बार बार करती रहोगी। अगर कोई ऐसी गलती करता है जिसकी सज़ा मौत है तो उसे मरना ही पड़ेगा, और तुम्हें यह बात एक दिन जाकर समझ में आ जाएगी जब तुम मेरे पोजीशन पर पहुंचोगी। बच्चे की तरह यहाँ पर एक्ट करना बंद करो और अभी यहाँ से जाओ। और वो बाकियों को भी कहती है कि इस चीज़ को मेरे सामने से निकाल दो, और ये चीज़ें सियोना की बॉडी। फिर गुहा के बातों से हमें पता चलता है कि 100 फ्लावर रूम भी उसी रूट से ओरिजिनेट हुई है जहाँ से एमए सेक्ट हुई है, तो अब वो उन्हें यानी 100 फ्लावर रूम को खुद में ही मिला लेगी। पर इस सबसे सियोलन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो यहाँ से चली जाती है।
मोरिंग यहाँ पर सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि गुहा शुरू से ही सियोना को मारना चाह रही थी ताकि वो 100 रूम को अपने में मिला सके। और गुहा सिचुअन के बस मोस्ट पावरफुल मार्शल मास्टर ही नहीं, वो काफ़ी केयरफुल भी है जो कि हर डिटेल पर ध्यान देती है, तो उन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। गुहा फिर कहती है कि कैप्टन जैंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, मेरे लिए प्योल को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि एमेक्सेट के 2 लोग सियोना को पूरा रैप करके माउंटेन में फेंक कर आते हैं, जहाँ पर जंगली कुत्ते या फिर जानवर आकर उसे खा जाएंगे, और वह दोनों भी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल आते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि प्योवल वहीं पर ही खड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। प्योवल फिर पहले पत्थरों से सियोना के बॉडी को पूरा ढक देता है ताकि कोई जानवर उसका बॉडी को खाकर उसका अपमान ना करे। प्योवल फिर कह रहा होता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि हम दोनों बस एक दूसरे का ही इस्तेमाल कर रहे थे, पर मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी और मैं इसकी कसम भी खाता हूँ। उसके बाद हमें एक टर्म बेवरमेंट के बारे में भी बताया जाता है, जिसका मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें किसी ने अपना सब कुछ खो दिया हो, जैसे कि एक पेरेंट जब अपने बच्चे को खो देता है। उसके बाद अगले दिन हमें मुहुआ को दिखाया जाता है जो कि जिनपियों के रेसिडेंस में आए हुए थे। दरवाजे पर नॉक करने के बाद अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आते हैं जो कि यहाँ के मैनेजर हैं। मैनेजर मुहुआ को देखकर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि इतने सुबह सुबह यहाँ पर कौन आया होगा, तो ये आप हैं सेज मुहुआ, बताइए आज आप यहाँ पर कैसे आए हैं। तो मुहुआ पूछते हैं कि क्या जिनपियोंग अंदर है, तो मैनेजर कहते हैं कि अंदर तो है, पर मुहुआ कहते हैं कि उन्हें बताओ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। वह भी बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे, पर किंगचेंग सेक्ट अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है जिसके लिए हमें उनकी मदद चाहिए। मैनेजर बात को समझते हैं और अंदर जाते हैं उन्हें बुलाने। मुहुआ सोच रहे होते हैं कि जब से गुसेंग को मार दिया गया है जिनपियोंग ने सब कुछ छोड़ दिया है और खुद को अपने घर में बंद कर लिया है, और इस घर की हालत ऐसी है जैसे कि जिनपियोंग के दिल की परिस्थिति बता रही हो। फिर हम जिनपियोंग को देखते हैं जो कि फाइनली बाहर आते हैं। मुहुआ पूछते हैं कि आखिर आप कैसे हैं, माफ़ करिए मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। जिनपियोंग कहते हैं कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, चलो तुम सभी अंदर आओ। अंदर आने के बाद जिनपियोंग को पता चलता है कि जिस आसासिन ने थंडर क्लान के यंग लीडर को मारा है उसने 72 स्वॉर्ड वेब्स को सीख लिया है। मुहुआ कहते हैं कि वो जिनपियोंग को और भी कुछ बताना चाहते हैं, तो जिनपियोंग कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, यह वही सेम किलर है जिसने गुसेंग को मारा है, क्यों है ना। मुहुआ कहते हैं कि अगर थंडर क्लान के यंग लीडर को मारने वाला वही सेम किलर हुआ जिसने गुसेंग को मारा है तो आप क्या करेंगे। जिनपियोंग कहते हैं कि तुम्हें एक बात पता है, एक पेरेंट जो अपने बच्चे को खो देता है वो एक लाइफलेस लाइफ जीता है, तो ऑब्वियसली मैं मेरे बेटे का बदला लेकर रहूँगा। और इसी दिन जिनपियोंग की जो फीलिंग थी बेवरमेंट की वो पूरे गुस्से में बदल चुकी है। उसके बाद हम प्योवल को कुएं के पास खड़ा हुआ देखते हैं, तभी वहाँ पर हियो आती है जो प्योवल को देखकर कहती है कि जब हम आखिरी बार मिले थे तुम इस बार उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ पर जा सकते हो और तुम यहाँ पर हो, बिल्कुल 100 रूम के नाक के नीचे। प्योवल पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, जबकि तुम यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आई हो, लगता नहीं कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझसे मिलने आई हो। तभी डाउसी और ह्यूसियंग बाहर आ जाते हैं। डाउसी कहता है कि वो सच में कुछ और ही है, हमने अपने प्रेजेंस को पूरी छुपाई हुई थी पर फिर भी उसने हमें पकड़ लिया। हियो तभी कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को ज्वाइन कर लो। प्योवल कहता है कि अगर मैंने ज्वाइन करने से मना कर दिया तो हियो कहती है कि हमें फिर वही करना पड़ेगा जो कि हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है, तुम्हें मारने की। ह्यूसियोंग कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम हियो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, पर डाउसी उन दोनों को रोकता है और कहता है कि कम ऑन गाइस, क्या तुम्हें लगता है हम लोग यहाँ पर किसी को मारने आए हैं। प्योवल पूछता है कि तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने मिशन को पूरा किए बिना ही वापस चले जाओगे। डाउसी कहता है कि मुझे पहले से पता है कि तुम कौन हो और क्या करते हो, तुम्हें बस खुद को और भी अच्छे से छुपाना पड़ेगा जैसे कि तुमने अभी किया है, उससे भी ज़्यादा बेहतर। और डाउसी आगे रिवील करता है कि उन्होंने ऑलरेडी एमेक्सेट को बता दिया है कि प्योवल मारा जा चुका है, तो अगर आगे जाकर एमेक्सेट को प्योवल मिल जाता है तो उन्हें इसको किसी तरह कवर करना पड़ेगा। और अगर एमेक्सेट को पता चल जाता है कि प्योवल जिंदा है तब तक प्योवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा कि कोई भी उसे पंगा लेना नहीं चाहेगा, कोई भी उसे बेवजह पंगा लेना नहीं चाहेगा। और डाउसी प्योवल को बताता है कि एमेक्सेट ही उनकी क्लाइंट है और वह शायद अब तक ये समझ चुका होगा।
प्योवल पूछता है कि क्या वो इतनी आसानी से अपने क्लाइंट को धोखा दे सकते हैं, क्या इससे उनकी क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो जाएगी, जो कि एक वेगाबॉन्ड के ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डाउसी कहता है कि आखिर कौन इन ओल्ड फैशन चीज़ों पर काम करता है, स्पेशली करंट चेंगड़ू सिनारियों में जहाँ पर सब कुछ पूरा बिखर चुका है। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता और ना ही तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को ज्वाइन कर लो। प्योवल थोड़ा सोचकर कहता है कि अगर मैं फिर भी ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दूं तो? डाउसी कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को ज्वाइन कर लो। पर प्योवल थोड़ा सोचकर कहता है कि नहीं, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक असासिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्रेडिबिलिटी सुनते ही वो सोचने लगती है कि असासिन एंड क्रेडिबिलिटी, तो क्या इसका मतलब उसे किसी ने हायर किया था ये सब चेंगडू में करने के लिए? पर ये कौन हो सकता है? यहाँ पर प्योवल को ली मिन की कही हुई आखिरी बात याद आ रही थी, जहाँ पर उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ वो लोग भी मेरे जैसे इमोशंस को फील करें जो कि मैं अभी फील कर रही हूँ। एक ऐसी हॉरिफाइंग हेल्पलेस फीलिंग जहाँ पर तुम्हें कोई क्रश कर रहा है जिसके सामने तुम टिक भी नहीं सकते। तभी हियो कहती है कि तुम्हारी क्लाइंट एक औरत है, क्योंकि बस एक ही समय पर आदमी बिना कुछ सोचे सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जब उसमें कोई औरत शामिल होती है। प्योवल कहता है एक औरत? हाँ, तुम जितनी सेंटिमेंटल दिखती हो उससे कुछ ज़्यादा ही हो। हियो पूछती है कि आखिर ये किस तरीके की औरत है, अभी कभी मुझे उसके बारे में बताओ। और ये कहकर वो प्योवल के ऊपर हमला कर देती है, पर उसका यह हमला जाकर एक पेड़ पर लगता है और पेड़ से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जिससे कि वो तीनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर क्योंकि वो ज़्यादा हियो के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं, इसी बीच प्योवल वहाँ से गायब हो जाता है। पर तभी वहाँ पर मूरिंग आता है और कहता है कि क्या मैंने नहीं कहा था उसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम देखते हैं कि प्योवल छत के ऊपर खड़ा था, जिसे कि मूरिंग भी देख रहा था और कहता है कि वो अभी छत के ऊपर खड़ा है, उसे वहीं पर ही मार दो। और बहुत सारे ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के लोग बाहर आ जाते हैं, पर इसके लिए प्योवल पहले से ही तैयार था और वह उन्हें सोल रीपिंग थ्रेड्स एंड फैंटम प्लेयर्स का यूज़ करके मारने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुतों को लेकर यहाँ पर आए हो बस एक को मारने के लिए। मूरियन कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे और लोग चाहिए या नहीं, और हम देखते हैं कि उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी खड़ी थी। पर प्योवल कहता है कि तुम इसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे, तुम्हें कभी मेरे वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए था। उसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो कि ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे, पर तभी वो अपने पीछे एक बड़ा धमाका होता हुआ देखते हैं, जो देखकर उन्हें लगता है कि फिर से शायद कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है। तभी वो प्योवल को देखते हैं जिसके पीछे ही अपनी आर्मी लेकर पड़ी थी। लोग देखकर सोच रहे थे कि शायद कहीं पर फाइट शुरू हो गई है, पर वो प्योवल को देखकर सोचते हैं कि आखिर ये कौन है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले प्योवल को कहीं पर नहीं देखा था। पर अभी बात आती है कि आखिर उसके पास इतने सारे सबॉर्डिनेट्स कहाँ से आ गए हैं जो कि उसे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और अचानक ही तभी प्योवल मुड़कर उन दोनों की तरफ ही आने लगता है, जो देखकर वो सोचते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। पर वो अचानक ही आकर उनमें से एक को पंच मारकर मार देता है, जो कि कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आखिर कोई कैसे एक पंच मारकर ही किसी को मार सकता है। पर तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह कौन है, उसने आखिर उनके ऊपर अचानक हमला क्यों किया और उसे क्यों मार दिया। पर प्योवल तभी जो ये सब कह रहा था उसे भी मार देता है, जो देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। इतने में वहीं पर हियो, डाउसी और ह्यूसंग भी पहुंच जाते हैं अपनी आर्मी लेकर। पर वह अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्योवल यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ऐसे लोगों को आते जाते क्यों मार रहा है। पर लोग यहाँ पर कह रहे थे कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम ऐसे लोगों को यहाँ पर क्यों मार रहे हो। पर अब जाकर उन तीनों को समझ में आता है कि वो सब जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि लोग अभी उन्हीं की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तीनों भी प्योवल के साथ ही हैं। और अभी उन्हें समझ में आता है कि आखिर वो अब तक आते हुए किसी को भी मार क्यों रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि इन तीनों की लड़ाई इन लोगों से हो जाए। पर अचानक ही प्योवल उनके बीच से चला जाता है, पर वो इतने स्पीड से गया था कि लोगों को लगता है कि वो यहाँ से गायब हो गया है। और क्योंकि प्योवल यहाँ से चला गया है, लोग इन्हें पकड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये लोग प्योवल के साथ ही है, तो वो इन्हें पकड़कर इनसे प्योवल के बारे में जानेंगे। डाउसी एंड ह्यो समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी उनके बातों को नहीं सुनता। ह्यूसंग तभी कहता है कि हम सभी को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इन सभी को ही मुझ पर छोड़ दो और तुम दोनों प्योवल के पीछे जाओ। और वो दोनों प्योवल के पीछे निकल जाते हैं,
पर ह्यूसियोंग को कहते हैं कि जैसे वो सेफ रहे। ह्यूसियोंग कहता है कि अब तो मुझे ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। तो सभी लोग सुनो, हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे ख़त्म करते हैं। पर लगता नहीं कि लोग यहाँ पर इस मूड में हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एमए सेक्ट एंड किंगचेंग सेक्ट के बीच में एक फाइट हो रही थी, क्योंकि चियोंग मारा गया है और उन्हें लग रहा है कि यह काम एमए सेक्ट ने किया है और सभी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में आ चुके थे, जिस वजह से हर जगह पर खून और आग दिखाई दे रही थी। मूरियंग यह देखकर सोच रहा था कि एक छोटा सा ब्रेकआउट एक बैटल का रूप ले लेगा और वो भी फुल स्केल। यह सोच के परे था और ये सोचना कि एक आसानी पूरे चेंगडू को बेवकूफ़ बना रहा है, इस बात को मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस तरफ हम देखते हैं कि पियोवल अचानक ही रुक जाता है और डाउसी एंड हियो उसके पीछे ही थे। डाउसी कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। पियोवल कहता है कि क्या सभी लोग बाहर आ चुके हैं, इंक्लूडिंग वो लोग जो कि छुपे हुए थे। ऑल्दो मैंने जो रिजल्ट चाहा था यह उसे थोड़ा अलग हो गया है, पर ऐसा लगता है कि मैंने जो चाहा था यह उसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुआ है और इसमें तुम लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है और ये बैटलफील्ड तो आगे जाकर और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। पर हियो अपने गुस्से पर और काबू नहीं कर पाती और पियोवल के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। पर पियोवल उसके हमले को जंप करके डॉज कर देता है। उसके बाद डाउसी भी हमला करता है, पर अभी भी पियोवल ऊपर ही था। डाउसी कहता है कि चलो चीज़ों को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, पर इस हमले को भी पियोवल और भी ऊपर जंप करके डॉज कर देता है और वो ये सोल रिपिंग थ्रेड्स का यूज़ करके कर रहा था और वह इसी के साथ फैंटम ब्लेड्स को भी यूज़ करना शुरू कर देता है। और इन फ्लाइंग डैगर्स को देखकर डाउसी पूरे सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि पियोवल बस उनके हमलों को डॉज करने को देख रहा है, पर अब क्या वो उनके ऊपर हमला भी करेगा। और इतने में पियोवल हमला भी कर देता है, जिसका सामने डाउसी का कुछ भी चल नहीं रहा था और वह सोच रहा था कि आखिर डैगर्स ऐसे मूव कैसे कर सकती हैं। पर अभी तक डाउसी एक डिसएडवांटेज पर आ चुका था और जब भी वो पास के डैगर्स को रोक रहा था, पर पियोवल दूर से ही डैगर का यूज़ करके डाउसी के ऊपर हमला करता है, जिसे कि डाउसी रोक नहीं पाता और उसका मैन हाथ जो कि है दाहिना हाथ वो कट जाता है। यह देखकर हियो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे भी कुछ कर्स लग गई थी। हियो सोच रही थी कि पियोवल के डैगर्स इतने ज़्यादा फास्ट है कि वो इन्हें अपनी आंखों से देख तक नहीं पा रही है। और ये युक्पा के साथ जो हुआ था यह उसे पूरा ही अलग है। उसे लगा नहीं था कि पियोवल ऐसा कुछ भी कर सकता है। हियो फिर देखते हैं कि पियोवल डाउसी के सामने खड़ा है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। पर तभी पीछे से मूरियंग भागते हुए आता है और पियोवल के ऊपर एम करके अपना स्पीयर बड़ी तेज़ी से फेंकता है। पर पियोवल तभी डाउसी को पकड़ के सामने ले आता है, जिससे कि वो स्पीयर जाकर डाउसी को लगता है। और ये हियो और मूरियंग बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। हियो जल्दी से भागकर जाकर डाउसी को पकड़ती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम नहीं मर सकते। तो डाउसी कहता है कि कौन कह रहा मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तुम आखिर ऐसी अनलकी बातें क्यों कर रही हो। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। हियो फिर मूरियंग को कहती है कि कैप्टन उस बास्टर्ड का पीछा करो और मेक श्योर करना जैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और हाँ, यहाँ पर अभी तक डाउसी की डेथ हो चुकी है और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।